हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं जून मंथ का मैगजीन, जिसमें हम लोग साइंस एंड टेक के जो लार्जेस्ट या बड़े वाले जो आर्टिकल्स रहते हैं वो कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग शॉर्ट आर्टिकल्स जो साइंस एंड टेक के हैं वो कवर करेंगे। ओके। तो शॉर्ट्स वाले में क्या है, मैं एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन समझा देता हूँ। ऐसा आप कभी मत सोचना है कि जो शॉर्ट्स हैं ना ये केवल पीटी में पूछे जाते हैं, ये मेंस में नहीं आते हैं। भाई शॉर्ट्स है ना, उनमें से भी कभी कभी आप देखोगे मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। तो चाहे किसी भी सब्जेक्ट के पढ़ो, ये मत टारगेट करके करो पढ़ो कि नहीं शॉर्ट्स में से ऐसा कुछ नहीं आता। जब मैं लास्ट में मंथ का पढ़ा रहा था ना, तो उसमें मैंने देखा IRNSS वाला मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है, वो शॉर्ट में था, लेकिन वो मेंस में 2-3 बार पूछा गया है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ओके। चलो ठीक ठीक है, मेरे को लगता है समझ गए होंगे आप लोग। शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहला आर्टिकल है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या है कि स्टैचुरी बॉडी है, ठीक है ना। स्टैचुरी बॉडी है। अभी स्टैचुरी बॉडी क्या होती है, स्टैचुरी बॉडी वो होती है जो किसी एक्ट के अंडर बनी होती है। कोई न कोई एक्ट होगा उसके अंडर ये बॉडी बनाई जाती है, उनको हम कहते हैं स्टैचुरी बॉडी। शायद आपने पॉलिटी पढ़ी होगी लक्ष्मीकांत, तो उधर दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसमें फिर स्टैचुरी बॉडी, ठीक है ना। तो स्टैचुरी बॉडी कौन सी होती है, जो किसी एक्ट के अंडर बनी होती है। तो अभी ये क्वेश्चन आता है कि फिर ये किस एक्ट के अंदर बनी है। तो ध्यान रखना है आपको, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके अंडर ये बनी हुई है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। अब देखते हैं न्यूज में क्या है। न्यूज में है कि कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने, अभी क्या है मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाता हूँ, थोड़ा इसका बेस बता दूं मैं तुम्हें, ये न्यूज में क्यों आई है। तो सबसे पहले ना, आपका जो जेनेटिकल इंजीनियर कॉटन चल रहा था, जेनेटिकल इंजीनियरिंग कॉटन, ठीक है ना। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग कॉटन का था ना, उसको अप्रूव करवाना था। तो उसका अप्रूवल का किसी प्रकार का जेनेटिक इंजीनियरिंग रिलेटेड या फिर कोई और रिलेटेड जो भी करना होता है जेनेटिक रिलेटेड, तो वो इस कमिटी के अंडर ही होता है। अब ये कमिटी ने क्या था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग रिलेटेड जो क्वार्टर बनाना था ना, उसकी इन्होंने अप्रूवल लेना था। अभी अप्रूवल लेने के लिए क्या है, 2011 में एक रूल आया था कि आपको ना NOC लेनी पड़ती है स्टेट से। अब ये स्टेट कैसे आ गई ये देखो। अभी एक्चुअली में क्या है ना, जो कॉटन की बात आ रही है, तो कॉटन किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से। और एग्रीकल्चर किसका सब्जेक्ट है, स्टेट का। आपको पता होगा ना, लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, 3 टाइप के ना अपने पास लिस्ट रहते हैं, सेंट्रल या यूनियन लिस्ट, ठीक है ना। और आप फिर आप पढ़ोगे क्या कहते हैं, उसके अलावा स्टेट लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट रहता है। तो स्टेट लिस्ट है ना, उसमें जो आपके मोस्टली जितने भी सब्जेक्ट्स रहते हैं उनमें स्टेट बना सकता है लो, लेकिन कभी कभी टाइम पे सेंट्रल भी बना सकता है। लेकिन मेनली हमें पता होता है कि स्टेट बना सकता है, ठीक है ना। तो अभी आपको समझ में आने लग गया होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो अपनी कमिटी थी ना, उसने क्या किया है, उसको आपको पूरा उन्हें NOC चाहिए था सारे स्टेट से। अब स्टेट से क्यों चाहिए था, तो यहाँ समझ में आ गया, क्योंकि एग्रीकल्चर का मामला है और एग्रीकल्चर किसके अंडर आता है, वो स्टेट के अंडर आता है। तो यही समस्या थी। तो कुछ स्टेट्स ने क्या किया कि NOC देने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। तो ये न्यूज में है, अब आप समझ गए होंगे। तो कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया NOC देने से, ठीक है ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब दिक्कत क्या आ गई, कुछ स्टेट्स हैं जैसे मान के चलो आप, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, हरियाणा, इन्होंने कहा यस, मतलब NOC दे दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन बाकी कुछ बच्चे हुए थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, हम NOC नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग कॉटन है ये शायद हमें नुकसान दे, इन्वायरमेंट का नुकसान हो या फिर कोई और दूसरे हेल्थ से रिलेटेड कोई नुकसान हो। वैसे हेल्थ तो हम खाते तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी कोई अभी इसमें से कुछ और चीज़ हो तो उससे रिलेटेड जो भी होगा इनका, कि वो प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम NOC नहीं देंगे। अब यही दिक्कत थी, तो इस दिक्कत के लिए ये पूरा न्यूज बनाया गया। तो आई होप आप समझ के होंगे कि कुछ स्टेट्स ने NOC देने के लिए रिफ्यूजन दे दिया, किसको, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी को। अब ये कमेटी काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इस कमेटी को ना अच्छे से याद रख लेना। PYQ भी पूछा गया, वो हम लोग करेंगे आगे, और आगे भी पूछने की आशंका है। तो अब हमने जान भी रखा है कि ये स्टैचुरी बॉडी और किसके अंडर आती है, तो आपको पता ही चल गया होगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है 1986। तो अब ये 2011 में इन्होंने एक, ये जो अपना लॉ बनाया था वो था मैंडेटरी है आपको स्टेट से NOC लेना। अभी स्टेट से क्यों लेना है वो हमने अभी सीख लिया, एग्रीकल्चर स्टेट्स के अंडर आता है। ओके। तो ये सब कुछ चल रहा था। तो एग्रीकल्चर स्टेट के अंडर आता है वो हम लोग समझ गए। और GEC के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, ये आपकी फंक्शन करती है अंडर मिनिस्ट्री, कौन सी, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसे EFCC कहते हैं। तो EFCC के अंडर ये है, उसके अंडर फंक्शन करती है।
और ये कॉन्स्टिट्यूट किसके अंडर की गई है, तो आप ध्यान रखना एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ध्यान रखना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी कमिटी, सॉरी कोई भी किसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, यदि किसी भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आती है तो उसको याद रखना है। ऐसे ना 3 से 4 क्वेश्चन निकल चुके हैं अब तक, हम लोग पढ़ेंगे आगे। ओके, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अभी इसके फंक्शन क्या है जीएसी के, तो आपको पता है, अप्रूव किसी को चाहिए होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो उसका अप्रूव ये करके देती है, फिर बोलती है कि ठीक है। ऐसे मान के चलो, सबसे पहले क्या करेगी ये, खुद उससे पूरा अच्छे से एक्सपेरिमेंट करेगी। अभी मान के चलो कोई भी कॉटन का लेना था ना, तो क्या करा इसने, कॉटन का जेई का जो लिया और कहा कि मैं खुद एक्सपेरिमेंट करूंगी पहले, तो इसने पूरा एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट सही निकला, तो फिर उसको ऑन फील्ड आने के लिए बोलती है कि ठीक है, अब आप जाके इसको प्रोड्यूस करो। तो सबसे पहले ये पूरा सब कुछ अच्छे से एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद आगे लेके जाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या कहानी थी पूरी। तो मैं एक बार जल्दी से मतलब कंसाइज कर देता हूँ कि कुछ स्टेट्स हैं उन्होंने एनओसी नहीं दी है, किस चीज के लिए, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। और वो जेनेटिक इंजीनियरिंग किसकी हो रही थी, कॉटन की। तो आप आपको बिल्कुल सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अभी क्या है कि बीटी कॉटन, जो बीटी कॉटन होता है ना, बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये लिखा हुआ है बैसिलस थुरिंगिजिनस, ठीक है ना। तो ये एक हाइब्रिड टाइप का मतलब संकर बीज है, ये है। इसमें क्या क्या कंटेंट होता है, तो ध्यान रखना, क्राई 1AC और क्राई 2AB, दो आइटम्स होते हैं जिन्हें जीन्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये जीन्स ही डाल दिए जाते हैं सीड में, जिससे क्या होता है, रेसिस्टेंस जो रेसिस्टेंस कैपेसिटी होता है ना जो अपने प्लांट का, वो इससे इंक्रीज हो जाता है। तो ये दो जीन होने से ना वो रेसिस्ट करना काफी मतलब सीख जाता है, रेसिस्टेंस जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो इजीली कोई इंसेक्ट आता है तो उससे रेसिस्ट करता है, उसी को मार देता है, खुद बच जाता है, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अभी तक इंडिया में केवल जो जीएम क्रॉप है वो एक ही चल रही है, वो चलती है बीटी कॉटन, ठीक है ना। बीटी कॉटन को अप्रूवल मिला हुआ कॉमर्सी के लिए, लेकिन ये जो हम लोग अप्रूवल ले रहे थे वो बीटी कॉटन नहीं है, वो जेई कॉटन है, ठीक है ना। तो बीटी कॉटन को तो मिला हुआ है लेकिन जेई कॉटन को नहीं मिला है, ये दोनों अलग अलग हैं। ओके, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कमिटी के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, हमने जान लिया कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। और ये किस एक्ट के अंडर बनी हुई है, तो हमने जान लिया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर बनी हुई है ये क्या धंधा करती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो ये इधर लिखे हुए हैं। वैसे मोस्टली हम लोग जानते हैं कि कोई भी जेनेटिक रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो इसके अंदर आएगी, ठीक है ना। अभी इन्होंने मेंबर बता रखे हैं तो वो अपने किसी काम के नहीं, ठीक है ना। तो ये अपना पहला आर्टिकल कवर होता है। सेकंड, सेल कल्टिवेटेड मीट। अब ये क्या है, इसको ना हम पूरा डिटेल में पहले तुम्हें समझा देते हैं, उसके बाद ही मैं पूरा पढ़ दूंगा। देखो, दो टाइप से मीट बनती है अब, इससे पहले एक ही टाइप से बनती थी। पहला एनिमल, जो भी मान के चलो एनिमल है अपने, वो सब मीट प्रोड्यूस करते थे। अभी सेकंड तरीका निकला है वो लैब। अब एनिमल में क्या होता था कि हम एनिमल का रियरिंग करते थे, एनिमल पालते थे, गॉट है, पिग है, या फिर जो भी है, फिर उनको काट के मीट बनाया जाता था। अब क्या होगा, अब लैब में बनाया जाएगा, अब किसी एनिमल को मारना नहीं है, अब लैब में बनेगा। तो जो लैब में बनेगा ना, उसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है, ठीक है ना, कि लैब में कैसे बनेगा और इसके क्या लैब में बनाएंगे कैसे, ठीक है ना। पहला हाउ, फिर इसके पॉजिटिव, फिर इसके नेगेटिव पॉइंट, ठीक है ना। और फिर कुछ इसमें कीवर्ड्स हैं, जैसे हम अपन का साइंस एंड टेक में क्या है ना, मोस्टली टाइम वो पूछता है, जैसे टर्म को दे देगा, फिर पूछेगा टर्म समटाइम इन न्यूज, फिर उसको आपको बताना ये क्या था। तो ऐसी कुछ चीजें तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो अपना दो टाइप का है ना मीट, एक एनिमल से, तो एनिमल से जो होता है उसके बारे में तो हम लोग को सब कुछ पता ही है, लेकिन जो लैब से है उसके बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे बनता है, जो हमारे काम का नहीं है कैसे बनता है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके पॉजिटिव नेगेटिव तभी समझ में आएंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज जब हमें ये पता होगा कि ये बनता कैसे है, तो हम अपने आप ही जान जाएंगे कि इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और कुछ कीवर्ड्स, ओके, या फिर कुछ वे फॉरवर्ड, ये चीज हम सीखने वाले हैं। तो अभी क्या है, देखो पहला हम कीवर्ड समझते हैं, सेलुलर एग्रीकल्चर। अब ये सेलुलर एग्रीकल्चर क्या होती है, इस कीवर्ड को पहले अच्छे समझते हैं। देखो, ये मान के चलो कोई एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में हमने कोई भी चीज की, ठीक है ना। अभी मान के चलो आप इसमें पैडी करते हो, ठीक है ना, तो हम बोलते हैं पैडी के कल्टीवेशन क्या है, ठीक है ना। अभी इसमें आप
मान के चलो वीट करते हो, ठीक है ना, तो आप बोलोगे कि वीट का कल्टीवेशन क्या है। ओके, अभी देखो यहाँ पे आप सेल रख रहे हो सीड, सपोज दैट यहाँ पे वीट सीड था, यहाँ पे पैडी सीड था, ठीक है ना, अभी यहाँ पे क्या है, सेल सीड है, ठीक है ना, तो अब क्या होगा, इसे क्या बोलेंगे, सेल्फ कल्टीवेशन। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। जब पैडी सीड था ना तब पैडी कल्टीवेशन, जब वीट सीड था ना तब वीट कल्टीवेशन, जब सेल सीड है तो यहाँ इसे क्या बोलेंगे, सेल कल्टीवेशन। अब ये सेल कल्टीवेशन को ही हम क्या कहते हैं, सेलुलर कल्टीवेशन या सेलुलर एग्रीकल्चर। तो ध्यान रखना है आपको, सीड बदल दिया केवल, पहले जो सीड पैडी या फिर वीट थे वहीं पे अब सीड के रूप में हम क्या यूज करेंगे, सेल को, ठीक है ना। अब सेल से जो चीज बनेगी उसी को हम कहेंगे सेलुलर एग्रीकल्चर, पूरे प्रोसेस को, और जो पर्टिकुलर होगा उसे कहेंगे सेल कल्टीवेशन, ठीक है ना। अब ये कैसे बनता है ना, एक बार ये हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, तो इजीली प्रो एंड कोस समझ लेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, ये मान के चलो कोई भी काव है, चिकन है, इनसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मांस ले लेंगे इनकी बॉडी से, ठीक है ना। अब उस मांस में से क्या करेंगे, हम स्टेम सेल निकाल लेंगे। फर्स्ट प्रोसेस में हमने मांस ले लिया वहां से, फिर सेकंड प्रोसेस में हमने क्या किया, वहां उसमें से मांस में से हमने कोई स्टेम सेल निकाल लिया। अब स्टेम सेल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, किसी कोई इनके पास ऐसा केबिन टाइप का होगा उसमें रख देंगे। फिर थर्ड में हम क्या करेंगे, उसमें प्रोटीन देंगे, ठीक है ना। और फोर्थ में क्या करेंगे, जब प्रोटीन उसे मिल जाएगा, न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे, तो वो अपने आप ग्रो होना शुरू हो जाएगा, और ग्रो होगा तो फिर उसमें मसल्स बनना शुरू हो जाएंगे, मसल्स बनेंगे, वैसे ही हम उसका कल्टीवेशन कर लेंगे। ऐसे समझो, हम लोग ना बहुत लेमन लैंग्वेज में समझते हैं, जिन लोग ने एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा नॉलेज होगा वो इजीली समझ जाएंगे। देखो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग सीड लेते हैं, ठीक है ना, सीड लेने के बाद जो अपना खेत रहता है ना, फील्ड, उस फील्ड में हम सीड को डाल देते हैं, मतलब बो देते हैं, ठीक है ना। फिर थर्ड क्या करते हैं, हम लोग उसमें फर्टिलाइजर लगाते हैं, ठीक है ना। फर्टिलाइजर का मतलब होता है वो खेत में जो खाद बोलते हैं जैसे गांव में, तो खाद लगाते हैं। खाद लगाने के बाद में क्या होगा, वो बड़ा हो जाएगा, और फिर उसको हम क्या हार्वेस्ट कर लेते हैं। हार्वेस्ट मतलब उसे काट लेंगे और उसको काट के ले जाके अपने घर में रख लेंगे। यही तो हमारे एग्रीकल्चर का प्रोसेस है। सीड डालो, सीड डालने के बाद उसमें फर्टिलाइजर डालो, और फर्टिलाइजर के बाद जब वो बड़ा हो जाए तो उसका हार्वेस्ट कर लो। ये मेन फीचर्स हैं। अभी आप बोलोगे कि उसमें छोटे छोटे घास बीनना पड़ता है, वो मेन बात नहीं है, लेकिन मेन तीन ही प्रोसेस है, ठीक है ना। तो अभी तीन प्रोसेस सेम टू सेम इधर होने वाले हैं। देखो सीड की जगह इन्होंने क्या डाला, सेल डाला। जहां हम लोग खाद डाल रहे थे, अभी ये जिंदा है, मतलब सेल है ना, तो जिंदा है, तो इधर क्या है, हमें खाद का काम नहीं चलेगा क्योंकि इसको कुछ और मांगता है, तो हम इसे न्यूट्रिएंट देंगे। अब न्यूट्रिएंट कैसे दे सकते हैं, वो शायद किसी प्लांट से भी निकाल के दे सकते हैं न्यूट्रिएंट, या फिर किसी मतलब ऐसा मान सिंथेटिक लैब में बना के भी कोई न्यूट्रिएंट दे सकते हैं। तो जैसे न्यूट्रिएंट देंगे तो सेल बड़ा होगा, जैसे हमारे गेहूं या फिर किसी और फसल का सेल बड़ा होता है फर्टिलाइजर लगने के बाद, ऐसे न्यूट्रिएंट लगने के बाद सेल बड़ा होगा, और सेल बड़ा होगा तो फिर उसमें मसल्स बनेंगे, और मसल्स बनेंगे तो बस वही मसल्स को काट लेना है, और उसी को मीट बन के रेडी हो गया। आई होप अब आप समझ गए होंगे। तो इन्होंने ये एक दो नंबर करके दिया हुआ है तो ज़्यादा बड़ा हो गया, तो अपना ध्यान रखो कि सीड बोना है, फिर उसमें न्यूट्रिएंट देने हैं, फिर जब बड़े मसल्स हो जाएं तो उनको हार्वेस्ट कर लेना है, बस तीन प्रोसेस। तो अब ये किसी से लिए हैं मांस, उसमें से स्टेम सेल निकाले, फिर न्यूट्रिएंट दिए, और जब वो न्यूट्रिएंट के साथ में सेल बड़ा हुआ तो उसके मसल्स बने, मसल्स को उन्होंने हार्वेस्ट कर दिया। ओके, अब हम इसके देखने चले ना, पोज एंड मतलब क्रो एंड पोज, तो उसमें हम देखेंगे कि एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले इधर हम देख लेते हैं क्या लिखा था, ये सेम टू सेम बात वही लिखी थी जो हम लोग समझ गए कि सेलुलर एग्रीकल्चर क्या होती है, तो हम समझ चुके हैं, एनिमल बेस्ड जो प्रोडक्ट बनेगा स्टेम सेल से। कल्टीवेशन, जो सेल कल्टीवेशन किसे कहते हैं, तो वो भी हम समझ चुके हैं, सेल कल्टीवेशन किसे कहते हैं। अभी दो बातें हैं, पहला कि ये न्यूज में क्यों है, तो ध्यान रखना यूएसए ने इसे अलाउड कर दिया है। अभी एक और बात आती है, यूएस क्या फर्स्ट कंट्री है अलाउड करने वाला, तो आंसर है नहीं, सिंगापुर। जो सिंगापुर है ना, सिंगापुर ने इसे 2020 में ही अलाउड कर दिया था। तो ये उन्होंने यही बताया कि सिंगापुर ने इसे 2020 में अलाउड कर दिया था। सिंगापुर बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द सेल ऑफ कल्टीवेट या फिर सेल कल्टीवेटेड मीट की। तो सिंगापुर बहुत आगे है। अभी 2023 में मान के चलो यूएसए ने कर पाया, अपनी इंडिया में तो अभी अलाउड है भी नहीं है। ओके, तो हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि जो सेलुलर या फिर सेल कल्टीवेशन है वो क्या है, हमने ये समझ लिया कि ये न्यूज में क्यों था। ओके, अब हम समझते हैं इसके पॉजिटिव क्या, बेनिफिट ऑफ सेल कल्टीवेशन।
अभी देखो, अभी हम लोग पढ़ने न जाएं, हम लोग अपने हिसाब से अंदाजा लगाते हैं कि क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। पहला, एनिमल्स कम मरेंगे, क्योंकि वो जब हम उनका यूज नहीं करेंगे तो उनका कम डेथ होगा, डेफिनेटली कम डेथ होगा। जब इनका कम डेथ होगा ना, तो इन्वायरमेंट पे भी इम्पेक्ट पड़ेगा। कैसे? क्योंकि एक जो कोई बकरी है ना, या फिर कोई भी किसी प्रकार का है, जब वो जिंदगी में जीता है ना जितने दिन, उतने दिन बहुत ज्यादा ग्रास खाता है। वो बकरी ले लेते हैं तो बहुत ग्रास खाई होगी ना, तो ग्रास के लिए क्या होगा, आपको पता है होगा कि बहुत सारी उसने ना CO2 एमिट की होगी जब वो ग्रास खा ली। तो उसके हिसाब से इन्वायरमेंट इम्पैक्ट भी पड़ेंगे। अभी इन्वायरमेंट के अलावा हम क्या कर सकते हैं इसमें ना, फैट को बैलेंस कर सकते हैं। अभी बकरी है, उसमें जो फैट आ रहा है, आप उसी को उतने ही को खाना होगा, चाहे आपको जरूरत हो ना हो, लेकिन इसमें हम फैट को बैलेंस कर सकते हैं। तो 3 पॉजिटिव मिल गए, वही इन्होंने लिखे हैं। रिड्यूस GHG एमिशन। अभी GHG एमिशन कैसे, वो जो ग्लोबल लाइव स्टॉक रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए 14.5% टोटल। ऐसे मान के चलो, जैसे ये बकरी है, ठीक है ना, ये बकरी है और ये घास है। अब ये जो घास है ना, ये बकरी खाएगी, तो जब ये घास खाएगी तो ये घास खत्म हो जाएगी ना। लेकिन घास की कैपेसिटी थी, ये मान के चलो CO2 ले रही थी और O2 प्रोड्यूस कर रही थी, तो ये बंद हो गया ना। ऐसे पे करके ना बहुत सारा हो जाता है। अब ये घास को उगने में भी बहुत सारा माल लगा होगा, तो वो ऐसे कुछ मिला के टोटली GHG एमिशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। एनिमल राइट्स उन्हें बच जाएंगे मरने से, ठीक है ना। तो और ये देखो, कंपेयर टू कन्वेंशनल बीफ, और ये हम जो आपका ट्रेडिशनल बीफ आता है एनिमल वाला, उसके कंपेयर किया जाए, तो ये जो आपका लैब वाला मीट रहेगा ना, ये 45% कम एनर्जी लेगा, है ना। जो हमारा एनिमल रहता है ना, वो 45% ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है एनवायरमेंट से, लेकिन ये 45% कम लेगा। तो एक और ये अच्छा पॉइंट है। अभी चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस बहुत सारे हैं ना। अभी देखो, बहुत कम, खोपचे में 2-4 ही दुकानें रही होंगी ना जो मतलब मीट बना रहे होंगे लैब में। अभी 4-6 लैब होंगी, तो फिर आपको पता है इसका प्राइस कैसा होगा, बहुत हाई होगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई तो है नहीं है कुछ ज्यादा, और पर डिमांड होगी। हर एक तीसरे आदमी को ऐसा लगेगा कि वो शो ऑफ कर देगा, फिर इंस्टाग्राम पे उसको अपना पोस्ट डालना होगा, टुडे आई एम टेकिंग मीट थ्रू द लैब, और फिर जो भी लिखेगा वो, ठीक है ना। तो फिर वो इंस्टाग्राम पे लोगों को होड़ लगेगा, फिर होड़ लगने के चक्कर में हर तीसरा टुच्चा आदमी लैब से लेने जाएगा। फिर वो सोना बाबू को मजा नहीं आएगा, तो फिर वो सोचेंगे कि नहीं, मैं तो लैब वाली ही खाऊंगी, ये जानवर बच जाना चाहिए, जानवर बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे करके अचानक उनकी रातों रात आत्मा बदल जाएगी, और फिर वो हृदय परिवर्तन इधर बहुत महंगाई करवा देगा, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ सेल कल्टिवेशन, तो ये महंगा भी। और क्या है? रिसोर्स कंट्रेंट। अभी क्या है ना, देखो ये इसकी क्वालिटी कैसी होगी अभी हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी बहुत कम कंट्री है ना जहाँ ऐसे यूज कर रहे हैं। अपन लोगों ने तो देखा नहीं है इसे, ना ही हमने कभी खाया है। तो इसकी क्वालिटी कैसी है, ये सूटेबल है कि नहीं है बॉडी के लिए, ये सब चेक होना जरूरी है। डिफिकल्टी इन रिप्लिकेटिंग। अभी इसका टेस्ट कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा, फीड कंटेंट कैसा है, ये एकदम वैसा ही लगता है जैसा हम लोग पहले खाए हैं। तो ये सब कुछ पता करना जरूरी है। पता चले कि है तो मीट, लेकिन वो लगती ऐसा आलू जैसी है, तो फिर वो मजा नहीं आएगा आदमी को। और अभी कंज्यूमर्स भी कुछ ऐसे हैं ना, उनको मजा नहीं आएगा। जैसे कुछ ऐसे ट्रेडिशनल, मतलब गांव में देखोगे ना ट्रेडिशनली, तो वो लोग को फोन पे से पैसा लेने में मजा नहीं आता है। आप उनको फोन पे करो तो वो लगते हैं नहीं रे, ये पैसे आए ही नहीं है। हाथ में रहते हैं ना तो कुछ अलग लेवल का मजा आता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, हाथ में आ गया पैसा तो बहुत मजा आया। अभी अकाउंट में चला गया तो उससे कुछ मजा नहीं आया हमें। तो वैसे ही कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं, असली बकरी तो नहीं है ये, क्योंकि लोगों को इतनी जल्दी ट्रस्ट इशू रहते हैं कि असली बकरी ही चाहिए थी मेरे को, असली बकरी नहीं है, इसका मतलब मजा नहीं आ रहा मेरे को। तो ऐसा कुछ और समस्याएं चलेंगी। तो हमने ये सेकंड आर्टिकल भी देख लिया, जो हमने देखा था क्या है, सेलुलर मीट, ठीक है ना, सेलुलर एग्रीकल्चर, सॉरी। तो सेलुलर एग्रीकल्चर क्या है कि लैब में मीट बनाया जाएगा। ओके, तो लैब में मीट बनेगा, तो आपको पता चल गया लैब में मीट कैसे बनेगा। वो सेल लेना है, और सेल में हमें क्या देना है, न्यूट्रिएंट देने, और फिर उसके बाद मसल्स बन जाएंगे। तो इसके पॉजिटिव क्या है कि वो कम बकरी मरेंगी, ठीक है ना, GHG कम हो जाएगा, एनर्जी कम लगेगा 45%। ओके। अभी इसके नेगेटिव क्या है कि वो बहुत महंगा है, लोगों को मज़ा नहीं आएगा। लोग फिर वो सोना बाबू टाइप के लोग हैं, फिर वो इंस्टाग्राम पे डालने के लिए और महंगा करवा देंगे। सेकंड, इसका टेस्ट वेस्ट का भी कुछ पता नहीं है। थर्ड, वो लोगों को लगता है कि ये लैब में कैसे बना दिया मांस, क्योंकि लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है साइंस के ऊपर। कहेंगे ऐसा भी होता है क्या, लैब में मांस नहीं बन सकता, ये बाहर से ही रख रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो फिर 36 जात के नए मतलब वो लगा दिए जाएंगे आंकड़े। ओके।
तो ये सब चीज़ थी। अभी यूएसए ने इसे किया है, और फर्स्ट कंट्री कौन सा है तो ध्यान रखना सिंगापुर। ये हो गया खत्म। एमआरएनए वैक्सीन। अभी मैं एमआरएनए वैक्सीन का थोड़ा सा करंट समझाता हूँ, फिर मैं इसका बेसिक समझा दूंगा तो जल्दी समझ में आएगा। अभी इंडिया फर्स्ट एमआरए वैक्सीन का अप्रूवल लिया है। इंडिया ने अब फर्स्ट एमआरए जो वैक्सीन है उसका अप्रूवल ले पाया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसका अप्रूवल कौन बांटता है, तो ध्यान रखना है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो डीसीजीआई होता है ना, इन्होंने ही बाबा जी की वो कोरोनल थी, हाँ कोरोनल को रिजेक्ट कर दिया था, कहा था कि भाई जात दवाई है, ये कोई काम की नहीं है कोरोना में। वैसे तो बहुत अच्छी है नो डाउट, क्योंकि बाबा जी बहुत अच्छे हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि ये जो अप्रूवल देता है वो देता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीसीजीआई। ओके। तो एमआरएन वैक्सीन में अभी इंडिया को मिला है। अभी इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ये है, तो जेम कोवाक ओम, देख रहे हो, जेम कोवाक ओम, ओम लगा हुआ है इसके पीछे, तो ऐसे ध्यान रखना है ओम है, तो ध्यान रखना है अपने इंडिया की होगी, ठीक है ना, जेम कोवाक ओम। तो ये अपनी एमआरएन वैक्सीन है। अभी मैं तुम्हें ये सब समझाऊं उससे पहले ना दो चीजें समझा देता हूँ। कि वैक्सीन जो है ना बहुत सारे टाइप की होती हैं, बहुत सारे टाइप की, ठीक है ना, एमआरएनए, आरएनए, चलो ठीक है ना, डीएनए, बहुत सारे टाइप की अलग अलग वैक्सीन रहती हैं। ओके। तो वो वैक्सीन को तो हम लोग ट्रेडिशनली जब हम लोग पढ़ेंगे पूरा ये सब कुछ तब कवर करेंगे, जब मैं ये पीटी के लिए शायद नवंबर या दिसंबर में बैच शुरू करूंगा, तो तब मैं ये पूरा कुछ करा दूंगा, क्योंकि अभी मेरा ऑफलाइन खत्म हो जाएगा नहीं जब तक, तब तक मैं इधर नहीं करा सकता। तो वो हम बाद में कर लेंगे। तो अभी हम दो चीज़ समझ लेते हैं कि एमआरएनए वैक्सीन और जो ट्रेडिशनल वैक्सीन चलती हैं उन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो एमआरएनए वैक्सीन और ट्रेडिशनल वैक्सीन में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। अभी ना तुम दो अंतर मेरे को बता देना, मैं तुरंत इसको बता दूंगा। देखो, मैं जो पूछ रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से आंसर देना। ये कोई आदमी है, ओके, इसको खाना चाहिए, ये खाना मांगता है, इसको ये चाहता है कि अपन खाना खाएगा। इसके पास दो चॉइसेस हैं। फर्स्ट, कि आप इसको जो भी पटेटो, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, जो कुछ भी है वो सब कुछ रॉ मटेरियल ला के दे दो, ठीक है ना, एक ये कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये है कि इसको मान के चलो ऑर्डर करना है, अभी जोमेटो खोलेगा और उधर से एक ऑर्डर मारता है या बना हुआ मंगवा लेता है। तो अभी क्या है, अभी दोनों ही खाने हैं, मतलब या इधर से बने फर्स्ट से या सेकंड से बने, उसको लेना पेट में है, ठीक है ना। तो अभी दो तरीके हैं, या तो ये उठे और इसे बनाए, ठीक है ना, फिर उसके बाद खाए, और एक या ये है ये बना हुआ ले और डायरेक्ट खा ले। तो बस सेम टू सेम यही दो तरीके होते हैं अपने वैक्सीन में। जो हमारी एमआरएनए वैक्सीन होती है ना, वो क्या करती है, रॉ मटेरियल है ना, वो आपके बॉडी में डाल देती है। ऐसा मान के चलो कि वो क्या करेगी, वो एमआरएनए लेगी जो, उसमें ना एक इंफॉर्मेशन फीड कर देगी कि जैसे ही ये आपकी बॉडी में जाएगी और उसके बाद में ना क्या होगा, ये रेप्लिकेट करेगी, और फिर उसके बाद जो भी आपके अंदर, मतलब मान के चलो कोरोना के अगेंस्ट इसे बूस्ट करना है, तो वो उसके अगेंस्ट ही जाके पूरे जो प्रोटीन्स रहेंगे वो बूस्ट कर देगी। तो इसमें क्या है ना, इसमें प्रोटीन अंदर बॉडी में बनेगा, केवल एमआरएनए में उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कैसे कैसे बनेगा। जैसे मान के लो हम ऐसे यूट्यूब की वीडियो देते हैं खाना कैसे बनेगा, ऐसे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है कि प्रोटीन बनानी कैसे है, लेकिन बनेगी बॉडी के अंदर। तो एमआरएनए वाले में आपकी प्रोटीन कहाँ बनाया जाएगा, बॉडी के अंदर, जैसे मैंने किचन वाला दिया था। और जो ट्रेडिशनल होती थी ना, उसमें क्या होता था कि पहले लैब में बनाते हैं वो प्रोटीन, उसके बाद वो प्रोटीन बॉडी में डालते हैं। तो समझ गए आप, उसमें क्या होगा, प्रोटीन को बॉडी में डाला जाएगा और इसमें एमआरएनए को बॉडी में डाला जाएगा, और वो अपने आप ही प्रोटीन बना लेगा जाके। आई होप आप क्लियर हो गया होगा। तो शायद आप समझ गए कि एमआरएनए और ट्रेडिशनल वैक्सीन में डिफरेंस क्या है। अभी तक जो बनी थी वो सब ट्रेडिशनल वैक्सीन थी, एमआरएनए वैक्सीन नहीं थी। क्यों, क्योंकि एमआरए वैक्सीन में क्या होता है, बॉडी में बनता है प्रोटीन, और इन सब में क्या होता है, बाहर प्रोटीन बनता है लैब में, तो उसमें प्रोटीन डालते हैं। तो यही सब बातें इन्होंने बताई होंगी, शायद देख लेते हैं क्या है। तो ये हमने देख लिया था कि इसका नाम क्या है। तो बनाया किसने, तो जेनोवा जो बायोफार्मास्यूटिकल है शायद लिमिटेड रिसीव एमर्जी, हाँ यही है, जेनोवा है ना, उसने इसको बनाया है। तो और क्या है, क्लिनिक ट्रायल इसके चल रहे हैं, ठीक है भाई चलने दो, ये हमारे कोई काम का नहीं है। थोड़ा सा इन्होंने बताया अबाउट एमआरए वैक्सीन। तो एमआरएनए वैक्सीन क्या है वो हम लोगों ने सीख लिया कि आरएनए एक मैसेंजर के रूप में यूज करते हैं इसे, और उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं, उसके बाद बॉडी में इसको डाल देते हैं,
और डालने के बाद क्या होगा, बॉडी में ये प्रोटीन सेल्स फॉर प्रोड्यूसिंग ए प्रोटीन ट्रिगर, अपने आप ही वो जाके बॉडी में सेल बनाना शुरू कर देते हैं। तो मतलब समझ गए ना, mRNA को सब कुछ सिखा दो, उसके बाद बॉडी में डाल दो और वो अपने आप ही क्या करेगा, प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा और मस्त प्रोटीन बन जाएगा। अभी ये दोनों हमने सीख लिया है, तो शायद अब तुम्हें समझ में आए ट्रेडिशनल वैक्सीन में और mRNA वैक्सीन में डिफरेंस क्या है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये दोनों में ही केवल एक डिफरेंस है, एक में लैब में बना के प्रोटीन डालते हैं और एक में बॉडी में प्रोटीन बनता है, वही इन्होंने सब बताया। अब ये mRNA वाले में जो कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, mRNA चाहिए केवल बस, उसमें ब्लूप्रिंट चाहिए किसका, प्रोटीन का, क्यों, वो फीड करना है। इसमें क्या है, इसमें माइक्रोबियल प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन बाहर चाहिए ना, क्योंकि बाहर ही तो हम लोग उसमें प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद ये फास्टर रहेगा, क्यों फास्टर रहेगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन बनाना ही नहीं है, वो तो बॉडी बनाएगी प्रोटीन mRNA में। इसमें तो केवल mRNA डालना है, इसमें तो भाई पूरा प्रोटीन बनाना पड़ता है बाहर लैब में, तो ये प्रोसेस ढीली रहती है, ठीक है ना, धीमी रहती है, सॉरी। और इसका क्या रहेगा, ये तो प्रोसेस आपको मैं बता ही चुका हूँ कि सीधा बॉडी में डाल दो mRNA को, वो खुद प्रोटीन बना लेगा। इसमें तो भाई पहले प्रोटीन बनाओ लैब में, फिर वो डालो। समझ गया ना। तो वही सिंपल बात है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं थर्ड हमारा आर्टिकल है, फोर्थ, पेज थेरेपी। अब ये पेज थेरेपी क्या है, इसे दो तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं ना, या तो फेज थेरेपी कर लो या फेज थेरेपी कर लो, ठीक है ना। अब ये फेज थेरेपी है क्या, देखो आपने AMR सुना होगा ना, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, ठीक है ना। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है, तो मैं इजीली तुम्हें समझा देता हूँ यहाँ पे जल्दी, कि जैसे मान के चलो आप ना एंटीबायोटिक खाते हो, आप एंटीबायोटिक खाते हो, आपने क्या किया कि 2 दिन एंटीबायोटिक खाई, 2 दिन में आपको आराम मिल गया, फिर आपने नहीं खाई, तो 2 दिन में उसने क्या किया, मान के चलो 80% आपके जो भी बैक्टीरिया थे वो मार दिए, 20% बच गए। अब 20% जो बच गए थे ना, उन्होंने वो 2 गोलियों का रेसिस्टेंस अपने बॉडी के अंदर काबू कर लिया, मतलब इतना ताकत हो गया उनके अंदर कि वो उस जो जो अभी 2 टैबलेट खाई थी उसका रेसिस्टेंस उनके अंदर है। तो नेक्स्ट टाइम जब होगा ना, तो 2 टैबलेट से आपको कुछ नहीं होगा, फिर आप 4 टैबलेट खाओगे, तो फिर 80% रह गया, क्योंकि आप पूरी मतलब एक सही से डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले रहे हो, तो फिर क्या होगा, फिर 20% बच गए। ऐसे करके क्या होगा कि रेसिस्ट करना बहुत ज़्यादा उनका बढ़ जाएगा। आप क्या कर सकते हो, मे का जो मैगजीन है ना, साइंस एंड टेक का, आप पार्ट फर्स्ट उठाओगे ना, उसमें मैंने पूरा AMR को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है ना, और पूरे PYQ भी कराए हुए हैं, PT और मेंस दोनों के, आप जाके ना उधर देख सकते हो, तो आपको और अच्छे से समझना है तो, ठीक है ना। तो अब ये फेज थेरेपी की हम लोग बात कर रहे थे कि ये फेज थेरेपी क्या है, तो वो हम समझा दें जल्दी। तो ये जो आपकी बॉडी में AMR है, अभी बताया गया है, लोगों ने बताया था, कुछ ऐसी रिसर्च हुई है, कंडक्ट की गई है, कि यदि AMR की जो कंडीशन अभी चल रही है ना, उस हिसाब से 10 मिलियन लोग पर ईयर मरेंगे टिल टू 2050, 2050 तक 1 करोड़ लोग, मतलब 10 मिलियन का 1 करोड़ होता है ना, 10 मिलियन लोग पर साल मरेंगे सिर्फ AMR की समस्या से। AMR से कैसे मरेंगे, कि जब उन्हें एंटीबायोटिक दी जाएगी तो वो काम करेगी नहीं, तो फिर वो जो भी डिसीज होगी उनको, उससे वो डेथ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई AMR क्या है, वो तो भाई बायो जो एंटीबायोटिक्स है ना, उनके अगेंस्ट लड़ता है और वो एंटीबायोटिक को ही हरा देता है। तो फिर इस समस्या का सॉल्यूशन निकालने के लिए लोगों ने क्या किया, फेज थेरेपी को खोजा। अब फेज थेरेपी क्या करेगा, फेज थेरेपी में क्या होता है, एक हम वायरस लेते हैं, और वो वायरस क्या करेगा, वो वायरस को ऐसा ज्ञान पेलते हैं हम कि वो जाके केवल और केवल बैक्टीरिया को ही मारेगा, जो हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया रहेंगे, जो किसी बीमारी के अगेंस्ट आए होंगे, बीमारी के लिए आए होंगे, सॉरी, और जो बीमारी के लिए आए होंगे बैक्टीरिया, वो उन्हीं को मारेगा। जो हमारी बॉडी के लिए पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे, वो उनको नहीं मारेगा। वो केवल किसको मारेगा, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे उनको, जो हमारी बॉडी को फायदा कर रहे होंगे उनको नहीं मारेगा। ऐसा एक वायरस होगा, और वो वायरस जो होगा, उसी की थेरेपी को क्या कहते हैं, फेज थेरेपी। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये AMR को कम करने के लिए, AMR बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए एक चीज बनाया गया जिसको बोलते हैं फेज थेरेपी। ओके, तो पब्लिक एक्सेप्ट यूज, बैक्टीरिया किलिंग वायरस है ये, मैंने अभी बता दिया, बैक्टीरिया को किल करता है वायरस, इसीलिए इसका नाम रखा गया फेज थेरेपी। और ये अल्टरनेट है एंटीबायोटिक का। अभी आपको एंटीबायोटिक लेनी है तो आप एंटीबायोटिक ले लो, ठीक है ना। यदि आपका AMR काफ़ी बढ़ा हुआ है तो आपको एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, तो आप फेज थेरेपी ले लो, या फिर आप क्या करो, एक बहुत छोटा सा डोज जब भी आपको एंटीबायोटिक की जगह लेना हो तो आप फेज थेरेपी का ले सकते हो। ओके, ये इन्होंने बताया, जो मैंने अभी बताया आपको, 2050 तक 10 मिलियन लोग हर साल, एवरी ईयर डेथ हो जाएगा उनका, डेथ कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो AMR इतना बढ़ चुका होगा, उनको कोई एंटीबायोटिक उनको काम
नहीं आएगी, ठीक है ना। अभी मान के चलो किसी का ऑपरेशन हुआ, ठीक है ना, अभी ऑपरेशन हुआ, या फिर आप मान के चलो किसी के ऑपरेशन में क्या हुआ कि इन्फेक्शन हो गया, बाय द वे, अभी वहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं ना इन्फेक्शन में, तो उसको एंटीबायोटिक दी गई। अब एंटीबायोटिक तो काम कर नहीं रही है क्योंकि उसके AMR बहुत बड़ा हुआ है, तो क्या होगा, वो इन्फेक्शन बढ़ता ही चला जाएगा और एक दिन उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि डेथ इसलिए हो जाएगी क्योंकि वो एंटीबायोटिक उसके लिए काम कर ही नहीं रही है, सिंपल सी बात है। तो अभी ये फिज थेरेपी को याद रखना, और ये काफ़ी अच्छा की वर्ड है। अभी वो पूछेगा ना टर्म समटाइम इन न्यूज़, उसके लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि काफ़ी मेरे को अच्छा लग रहा है, तो आप इसे एक बार देख लें ये क्या क्या है, ठीक है ना। अभी इसके सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ रहे होंगे कि ये ह्यूमन का जो, मैंने बोला था ना, ह्यूमन के जो बॉडी के लिए अच्छे बैक्टीरिया होंगे उनको ये नहीं मारेगा, तो ह्यूमन को ये किसी प्रकार के सेल्स को डैमेज नहीं करेगा, और ये बहुत कम लेना होगा क्योंकि ये वायरस है ना, तो वायरस तो रेप्लिकेट करते हैं, ये वायरस के रूप में दिया जा रहा है ना, तो थोड़ा सा ले लो, इतना चुन्नू सा, और इसके बाद तो ये रेप्लिकेट कर करके ना पूरा, मतलब पूरा सबको मार देगा। अभी क्या है, ये इनहेरेंटली नॉन टॉक्सिक है, मतलब इनहेरेंटली नॉन टॉक्सिक का मतलब क्या होता है ये समझो। जैसे मान के चलो ये आप हो, आपने ये वायरस लिया अपने AMR को कम करने के लिए, कल आपका बच्चा हुआ कोई, ठीक है ना, अब उस बच्चे को इस वायरस का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, और जो इफेक्ट नहीं होगा उसी को हम कहते हैं इनहेरेंटली नॉन टॉक्सिक। तो ये बुक बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी प्रकार का आपके बच्चे पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये दो तीन हो गए इसके फायदे, ये बॉडी को नुकसान भी नहीं करता है, बहुत कम लेना होता है, अच्छा चुन्नू सा, और उसके बाद में ये बॉडी में जो आपके इनहेरेंटली न टॉक्सिक है, मतलब बच्चे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी इसका चैलेंज भी रहा होगा कि चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस सबसे बड़ा वही होता है कि क्लिनिक ट्रायल होते नहीं ज़्यादा। अभी 4 लोगों को देखा गया होगा, फिर कहा होगा कि मस्त, 4 लोगों का पता नहीं, अभी वो 5वां लोग कोई अलग मिल जाए, फिर क्लिनिक ट्रायल होने चाहिए अभी और ज़्यादा। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस क्यों है? क्योंकि अभी पता ऐसे पता चलेगा ना आपकी बॉडी में कौन सा वाला बैक्टीरिया है, उसके हिसाब से आपकी बॉडी में ये डाला जाएगा, तो फिर वो ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है, कौन सा है, तो वो भी एक बड़ी दिक्कत है, ठीक है ना। तो फेज ढूंढने में डिफिकल्टी इन पेटेंटिंग फेज, अभी वो पेटेंट कराने में भी एक बहुत दिक्कत है, तो कई सारी दिक्कतें भी हैं। तो अभी ये हो गया आपका खत्म, ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है, ये कैसे क्या होता है हम वैसे ही समझ गए। तो फेज थेरेपी क्या है, जल्दी से हम रिकैप करते हैं, आगे चलते हैं। फेज थेरेपी क्या है, तो हमने देख लिया, एंटीबायोटिक जो होते हैं उनका सब्सिट्यूट है, बस। अभी जो एंटीबायोटिक काम करते थे वो सेम टू सेम कौन करेगा, फिजियोथेरेपी। अभी इसके फायदे क्या हैं, पॉजिटिव पॉइंट क्या है, तो आपको समझ में आ रहा होंगे कि पॉजिटिव पॉइंट इसके क्या है कि ये आपके बच्चों को भी नहीं होगा, नॉन टॉक्सिक इनहेरेंट है, ठीक है ना। सेकेंडली ये बहुत कम लेना होता है। थर्ड, ये काफ़ी फास्ट भी है। ओके, चैलेंजेस भी हमने देख लिए थे। अभी एक है लेप्टोस्पायरोसिस, एक ही बीमारी होती है लेप्टोस्पायरोसिस। तो ये मेरे को लगता है वैसे कोई काम का नहीं है, क्यों? क्योंकि कभी भी ना यूपीएससी में ऐसा चलन है कि वो एक तुच्छी सी बीमारी नहीं पूछता। वैसे तो लाखों करोड़ों बीमारियां हैं, वो सब बीमारियां पूछने लग गया तो हो गया फिर। वो ऐसा कोई डिसीज पूछेगा ना जिसने हाहाकार मचा दिया हो, मतलब पैंडेमिक हो गया हो या एंडेमिक हो गया हो, ठीक है ना। अभी एबोला है, एबोला उन्होंने तब पूछा जब वो उधर पैंडेमिक डिक्लेयर हो गया था। कोविड तब पूछा जब वो पैंडेमिक डिक्लेयर हो गया था। तो ध्यान रखना है तुम्हें, कम से कम एंडेमिक तो होना चाहिए, उसके बाद ही वो पूछता है। तो ये हर एक तुच्छी बीमारी को इधर लिख देंगे क्योंकि उनको 120 पेज भरने का है, फिर वो सोना बाबू इसको याद करने में लगे रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसका रोटी कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपको देखना है तो देख लेना, ये ऑनसून मानसून के हिसाब से होता है, जब मानसून आते हैं ना तभी होता है ये। और ये मोस्टली टाइम पे डेंगू मलेरिया वो आपने देखा होगा, जब भी मानसून आएगा तभी होने की आशंका ज़्यादा रहती है। तो मेरे को कोई काम का नहीं लगा। हाँ, ये जो पिल्स हैं ये मेरे को बहुत काम की लगी, कैप्टागोन पिल्स। कैप्टागोन पिल्स मैं पढ़ाऊँ उससे पहले ना, आप लोगों ने ना, जिन लोगों ने भी केरला स्टोरी देखी हो, केरला स्टोरी है, केरला फाइल्स है, जो भी है, ठीक है ना, केरला फाइल्स है तो वो देख लेना, मेरे को नाम नहीं याद रहा। तो केरला स्टोरी थी, केरला स्टोरी में आपने देखा होगा मूवी को सही से, जिन लोगों ने देखा है ना वो कमेंट करके जरूर बता देना मेरे को, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि आप देखते हो कि नहीं देखते हो। तो केरला स्टोरी में क्या होता है कि एक वो लड़की रहती है ना, जो वो लोग एक वहाँ पे ना स्टेटमेंट देती है, बोलती है कि उस लोगों को, उसको ना ऐसी पिल्स देते थे कि वो हमेशा खुश रहती थी, ऐसी पिल्स देते थे जिससे कि वो जो बोलते थे वो करने का उसका मन करता था,
जो कुछ बोले, कहें कि गोली मार दो तो मारने का मन कर रहा था खुशी खुशी। कोई मतलब ऐसा फीलिंग ही नहीं आता था गिल्ट का, ऐसा कोई फीलिंग नहीं होता, मतलब अपना सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो चलता ही नहीं था, हम लोग खुद सोच नहीं पाते थे खुद के बारे में। ऐसी पिल्स दी जाती थी, उसने पूरा उन पिल्स के बारे में बताया है केला स्टोरी में, ठीक है ना। तो ध्यान क्या रखना है आपको कि जो केला स्टोरी है ना, वो उसमें देखा होगा आपने आईएसआई का पूरा वो चलता है, केला से वो लोग भर्ती करते हैं और रिक्रूटमेंट करके सीरिया ले जाते हैं। तो कैप्टागॉन जो है ना पिल्स, ये भाई सीरिया में ही मिलती हैं। अभी वो स्टोरी में जो दिखाया गया है ना, वो यही पिल्स दिखाई गई है सेम टू सेम, तो इसमें कनेक्शन वाली बात नहीं है, असली बात है। तो ये सीरिया में मिलती है। वैसे कैप्टागिन्स की जो ओरिजिनल थी ना, वो 1960 में बनी थी, लेकिन इसे बैन कर दिया था क्योंकि ये बहुत ही इलीगल टाइप की ड्रग है। इसे आप लेते ही ना एकदम एनर्जी आ जाएगी, आप कहोगे अभी आंगन खोद देंगे हम, ठीक है ना। तो एनहेंस समटाइम फोकस, मतलब जो फोकस होगा ना आपका एकदम बहुत एनहांस हो जाएगा। तो एकदम मतलब ऐसा मान के चलो तुमने माल फूका हो, ऐसा मजा आने लग जाएगा आपको। आप अलग लेवल का, मतलब अलग एकदम बूस्ट हो जाओगे, सोचोगे कि हाँ तुम हो, बाकी कोई नहीं दुनिया में। तो ये काफी काफी टाइम तक, मतलब चलो एक एक दिन तक आप, एक दिन तो हम वैसे ही होता है, एक दिन एक नाइट तक आप जग सकते हो। ओके। और ये आपको ना प्रोड्यूस ए फीलिंग ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है कि आपको बहुत खुशी देंगी, आपको लगेगा कि आप जन्नत में हो, हूरें आपका स्वागत कर रही हैं, ठीक है ना। ऐसा आपको फील होगा कि जन्नत में आप बैठे हुए हो, हीरो आप सॉरी हूरें आपका स्वागत कर रही हैं और आप बहुत मौज ले रहे हो। तो इस टाइप का सब कुछ फील होगा। अब ये होता क्यों है, क्योंकि ये दवाई खिला देते हैं और ये मोस्टली जो सीरियन फाइटर्स हैं ना, आईएसआई वाले, वो लोग ये सब कुछ देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कैप्टागॉन पिल्स। तो ये मैं उसी दिन देख लिया। देखो मैं मूवी देखता हूँ ना, तो एक मैंने ना तरीका ढूंढा हुआ है, शायद आप भी कर सकते हो। कोई एक छोटी सी डायरी लेके बैठा करो, ऐसे मोस्टली जो रूम पे देखते हैं, तो उनके लिए अभी तो उसमें क्या है ना, कोई अच्छी चीज बताता है ना, तो तुरंत उस डायरी में लिख लो, फिर उसको जब निकलो मूवी खत्म करके तो एक बार देखो। अच्छा गूगल करके भी देख लो कि अच्छा ये बोल रहा था, सही बोल रहा था क्या, ऐसा तो नहीं कुछ फर्जी बोल रहा हो। तो ऐसे हर एक में कुछ कर सकते हो, लेकिन कोई नहीं, नहीं करते तो इतना हर जगह यूपीएससी मत घुसेड़ो, मस्त मौज भी ले सकते हो तुम। अभी पता चला सोना बाबू देख रहे हो तो कहाँ। ओके, तो ये छठवां हो गया। अब आओ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि पीवाईक्यू में आए हुए हैं, तो उसके बाद हमें समझ में आएगा कि हम कितना सीख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूट अंडर। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था ये, कि अपनी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग कमिटी है वो किसके अंडर कॉन्स्टिट्यूट होती है, ठीक है ना, किसके अंडर बनी हुई है। तो मैंने बोला था ना जेनेटिक इंजीनियरिंग जो अप्रेजल कमिटी है एक स्टैचुरी बॉडी है। अभी स्टैचुरी बॉडी किसके अंडर बनती है, एक्ट के अंदर। तो अभी आपको बताना है कि ये किस एक्ट के अंदर बनी गई है। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनी है, या फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनी है, या फिर जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनी है, या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंदर बनी है। तो ये आपको बताना है। तो ये सिंपल है कि ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनी है। ये अभी हम लोगों ने किधर पढ़ा था, तो ये हमने पहले आर्टिकल में ही पढ़ा था। इधर देखिए, प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हम लोग यहाँ चिल्ला चिल्ला के भी पढ़े थे कि ये किसके अंडर बनी हुई है, प्रोटेक्शन एक्ट। तो आई होप ये देख रहे होगे आप कि 2015 में क्वेश्चन पूछा है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो ऐसे समझना चाहोगे तो तुम खुद समझ सकते हो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात आ रही है तो फूड से तो कोई लेना देना नहीं है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से भी नहीं है। लेकिन इधर दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो, यदि आपको क्लियर नहीं पता है तो फिर आप इसे नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। ओके, तो एक क्वेश्चन हमने कर लिया है। सेकंड है, टर्म ACE2 इज टॉक अबाउट इन द कंटेक्स ऑफ, 2021 में पूछा गया था। अभी ACE2 जो जो टर्म है ना, वो किससे रिलेटेड है ये पूछ रहा है। देखो आप, अभी देखो ये सिर्फ क्वेश्चन क्या पूछते हैं, टर्म देंगे फिर पूछेंगे टॉक अबाउट द कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट क्या है पूछेंगे, समटाइम इन न्यूज। जैसे ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म क्यूबिट इज मेंशन, वो कहीं भी इसका कंटेक्स्ट बता दो ये किसके बारे में है। तो अभी पहले इस वाला कर लेते हैं। तो ACE2 है ना, ये किस कंटेक्स्ट में है, तो स्प्रेड ऑफ वायरल डिसीज नहीं भाई, रेडियो कॉलर ऑफ वाइल्ड लाइफ नहीं भाई, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन 2019 ऑन सैटेलाइट, सैटेलाइट तो कोई ऐसा है नहीं है, जीन इंट्रोड्यूस इन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, करेक्ट। ये जीन्स के बारे में बात किया गया है, जैसे हमने बात किया था ना अभी ड्राई 1A, ड्राई AB2, ठीक है ना, उसी का AC2 है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, तब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी देखो, फोनोन्स। फोनोन्स को पढ़े ना उससे पहले ना हम थोड़ा सा आपको बेसिक कुछ बताते हैं। आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा होगा ना, तो उसमें पढ़ाया होगा सर ने कि स्मॉलेस्ट
यूनिट ऑफ साउंड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड क्या होती है? तो वो होती है फोनियम। जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होती है वो क्या होती है? फोनियम होती है, और फोनियम से ही बना है फोनॉन। तो अभी इन्होंने क्या हुआ है कि जो हमारे यहाँ क्वांटम कंप्यूटर बनते हैं ना, क्वांटम कंप्यूटर, अभी क्वांटम कंप्यूटर को ना दो तरीके से बनाया जाता है। एक में क्या होता है कि मोस्टली टाइम पे ना क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज करते हैं फोटॉन्स। फोटॉन्स, अभी इन लोगों ने बोला है कि ये फोटोन की जगह पे ना फोनॉन्स भी यूज करेंगे। अभी फोटॉन्स फोनॉन्स क्या होते हैं इसे थोड़ा सा समझा दूं मैं, तो मुझे लगता है ज़्यादा सही रहेगा। देखो फोटोन क्या होते हैं, फोटोन को हम इजीली समझ सकते हैं कि जो हमारी सनलाइट होती है ना, हमने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि सनलाइट जो है ना वो फोटोन से बनी होती है। ओके ना, फोटॉन्स का बंडल होता है और वो सनलाइट वही होती है। अब फोनॉन्स क्या होते हैं? साउंड होता है, सिंपल। आई होप आप समझ में आ गया होगा। फोटोन क्या है? आपकी सनलाइट का जो बंडल है, सनलाइट जो चलती है वो फोटॉन्स के रूप में होती है, और फोनोन क्या है? एक साउंड होता है। तो बस यही बात सब चल रही है, तो आप बेसिक क्लियर हैं तो आप इसे जल्दी समझ जाओगे। ठीक है ना, इन्होंने जो फोनॉन्स थे उनको स्प्लिट किया और उसकी क्वांटम प्रॉपर्टीज को चेक कर रहे थे, तो उन्हें पता चला है कि ये भी काफी डेवलपमेंट में लीड कर सकता है। साउंड बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर बना सकते हैं हम लोग, साउंड बेस्ड, ठीक है ना, साउंड के हिसाब से कुछ कर सकते हैं। तो अभी क्या है, अभी क्वांटम कंप्यूटर किसके बेस पे चलता है वो हमें ध्यान रखना है। अभी चलता है ना फोटॉन्स के हिसाब से, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी क्या है ना फोनॉन्स के हिसाब से क्वांटम कंप्यूटर बनाएंगे। अभी इतना ही ध्यान रखो, अब क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है उसमें घुस घुस के ज्यादा जानने की कोशिश करोगे ना तो फिर ये भी भूल जाओगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन दिखाए हैं तो मैं सिर्फ बेसिक पूछता, कंटेक्स्ट पूछता, उसका टर्म का कंटेक्स्ट ही पूछा है उसने। कहीं पे भी वो पीएचडी करवा नहीं रहा है, फिर वो सोना सोना बाबूगिरी उधर मत करो। शायद आपने एक वो चीज सुना होगा ना, लव इज क्योर बट ब्लाइंड लव इज पॉइजन प्योर। समझ गए ना, तो वही वाली बात है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना है आपको। तो अभी क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड फोटॉन्स पार्टिकल ऑफ लाइट एच क्यूबिट। अभी देखो, जो क्यूबिट होते हैं ना, क्यूबिट, क्यूबिट जो है वो फोटोन, फोटोन जो होते हैं ना आपके, फोटोन पार्टिकल्स वो लाइट के होते हैं, उन्हीं को हम क्यूबिट कहते हैं। तो जो अभी अभी तुमने देखा होगा क्वांटम कंप्यूटर में जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो क्यूबिट होती है, जो फोटॉन्स से होती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है क्यूबिट क्या है, क्यूबिट आपका बेसिक यूनिट है किसका? क्वांटम कंप्यूटर का। तो ध्यान रखना है, जैसे हर एक चीज का बेसिक यूनिट होता है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग का बेसिक यूनिट क्या है? क्यूबिट। अभी साउंड का क्या था? फोनेक्स। ऐसे ही आपको देखा लाइट का क्या है? फोटोन। तो फोटोन ही क्या है? क्यूबिट। तो ध्यान रखना है आपको, क्यूबिट क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग का बेसिक यूनिट है। ओके, तो वो फोटोन एंड जो आपके फोटोन और ये फोनोन है, ये सेंट्रल इंटरेस्ट में लिए गए हैं। अभी इन पे कुछ काम चलेगा और काम करने के बाद ये काम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो फिर हम लोग दोबारा पढ़ लेंगे। तो इन दोनों में अंतर क्या है, तो हम लोग सीख चुके हैं अंतर क्या है, कि ये साउंड वाला है और ये सनलाइट वाला है। तो उन्हीं के ऊपर इन्होंने अंतर लिखा होगा, वो हमारे कोई काम का नहीं है। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 2022 में क्वेश्चन है, लास्ट ईयर। सोच रहे हो तुम हाहाकार वाले जहाँ पे प्रीलिम्स हो रहे हैं उधर यहाँ से क्वेश्चन निकला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेक्स्ट इन विच ऑफ टर्म क्यूबिट। कंटेक्स्ट पूछा है केवल, यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर में उन्होंने पीएचडी करवाने लायक क्वेश्चन नहीं पूछा है। अभी सोना बाबू क्या है ना, पीवाईक्यू कभी देखे नहीं है, कभी उन्होंने कोई चीज एनालिसिस की नहीं है। अभी मेरे को ना बहुत सारे लोग पूछते हैं, मोस्टली टाइम पे मेरे को पूछते हैं ऑफलाइन क्लास में, कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ना 132 मार्क्स थे, सेकंड में मेरे 127 है, ठीक है ना। तो पूछते हैं सर आपके इतने सारे मार्क्स कैसे आ जाते हैं? भाई मैंने ना पीवाईक्यू को चार्ट लिया है, ऐसा कह सकते हैं। मेरे को पता है कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, तो वही सीखना है हमें। अभी पूरी मैगजीन ना 120 पेज की होती है, इसमें से ना 20 पेज का भी माल काम का नहीं है अपने, मतलब 100 पेज का माल फर्जी है, वो निकालना है हमें, सीखना है। वो हम ऐसे ही सीखेंगे कि अभी ये वाली लाइन कहीं मिल गई फॉर्डर पॉइंट, तो इसे कहाँ यूज करना है, ये वाली बात हमें समझ में आनी चाहिए। हमें क्वांटम कंप्यूटिंग सीख के कुछ नहीं करना है। अभी तुम ऑफलाइन मेरी क्लास में भी कभी जाओगे, जहाँ मैं मोस्टली साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट पढ़ाता हूँ, तो साइंस एंड टेक में तो मेरे 60-70 पेज के ही नोट्स देता हूँ मैं, हैंड आउट, जो पीटी मतलब ओरिएंटेड रहते हैं, 60-70 पेज के बस, उसमें से सारे क्वेश्चन बचते हैं। इस बार भी 2023 वाले में भी 10 क्वेश्चन अराउंड आए, वो सारे उस हैंड आउट से थे। तो अभी देखो जो ये आपका है ना क्यूबिट, अभी सिर्फ उन्होंने ये पूछा है कि कंटेक्स्ट बताओ इस टर्म का। अभी एक जो मेंशन है, अभी बताओ क्या है? क्लाउड सर्विस से आता है? नहीं। क्वांटम कंप्यूटर से आता है? हाँ भाई, अभी तो हमने सीखा है कि क्वांट कंप्यूटर की बेसिक यूनिट क्या है,
बेसिक यूनिट क्या है, क्यूबिट है। तो अभी नीचे तो वैसे ही कट गया अपने आप। तो आप समझ गए होंगे, आई होप मैं क्या कहना चाह रहा था। वो शायद आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट तारा। अभी प्रोजेक्ट तारा क्या है, आपने वो गदर देख रहे होगे, अभी तो गदर का ट्रेलर वेलर चल रहा है कुछ। तो गदर में आपने देखा होगा कि वो जो अपना सन्नी देओल रहता है ना, उसका नाम क्या रहता है, तारा सिंह, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट तारा ना तारा सिंह जैसा ही है। तारा सिंह क्या कहता था, उसने एक डायलॉग बोला था कि कोई भी बॉर्डर ऐसा नहीं है जो तारा सिंह को रोक सके, और फिर वो बिना वीजा पासपोर्ट के आई थिंक पाकिस्तान चला गया था। जैसे वो सीमा आ गई वापस। सॉरी टू से दैट। तो वो सीमा जैसे आई है ना, बिना पासपोर्ट वीजा के नेपाल के थ्रू, तो फिर वो आपको देखना है कि अपनी क्या कहते हैं सिक्योरिटी में कहाँ लेकुनास हैं, कहाँ हो, मतलब ऐसे मान के चलो समस्याएं हैं कि लोग अपने आप आ जा रहे हैं पाकिस्तान से। अभी वो पकड़ गई, शायद वो नहीं पकड़ी जाती तो पता नहीं और भी लोग ऐसे आ रहे होंगे ना पाकिस्तान से। अभी उसे तो आप लोगों ने सेलिब्रिटी बना दिया। कोई नहीं, चलो आगे देखते हैं, हमें क्या लेना देना किसी से, अपनी यूपीएससी की पढ़ाई पे ध्यान रखो। तो प्रोजेक्ट तारा क्या है, वो अपना तारा सिंह जैसा है, उसको कोई बॉर्डर नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो वो सनलाइट जैसा चलता है। अब कोई बॉर्डर नहीं रोक पाएगा तो वो सनलाइट जैसा ही तो होगा ना, कभी किधर कभी किधर, वो मस्त घूमता रहेगा। तो ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट तारा मतलब तारा सिंह, और तारा सिंह मतलब वो सनलाइट, जो सनलाइट के हिसाब से चलेगा उसे कोई बॉर्डर रोक नहीं पाएगा। बस ये पूरा हमने पढ़ लिया, इतना बात याद रखोगे ना तो ये टर्म हमेशा याद रहेगा, और हमेशा तुम पेपर में कर लोगे। जैसे अभी पूछ लेगा ना, ये टर्म दे देगा तारा, कंटेक्स्ट बताओ इसका, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कंटेक्स्ट, जैसे हम इसे पढ़ने वाले होंगे। अल्फाबेट वो पेरेंट कंपनी है गूगल की, ठीक है ना। इसने प्रोजेक्ट चलाया था तारा। अब ये तारा प्रोजेक्ट क्या है, लाइट बीम इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, बस खत्म हो गया, कंटेक्स्ट में पता चल गया, लाइट बीम इंटरनेट टेक्नोलॉजी। अभी लाइट बीम क्या है, जो हमने बोला ना था कि तारा है जो लाइट से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट नहीं है ये प्रकाश वाली लाइट है, समझ गया ना। तो कोई भी सनलाइट आएगा ना, प्रकाश आएगा, तो प्रकाश के हिसाब से काम करेगा, ठीक है, लाइट बीम इंटरनेट। अभी क्या है ना, इंटरनेट के लिए हमें एक कोई ना कोई ऐसा कुछ न कुछ सिस्टम लगवाना पड़ता है। अभी केबल वाला लगता है ना जियो का, जिनके यहाँ लगा होगा, हमारे यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो वो केबल वाले में क्या है ना, हमें बाहर से पोल से केबल लाना पड़ता है, फिर ये एक लैन बना देता है, ठीक है ना, लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद हम लोग यूज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या है ना, प्रोजेक्ट तारा में क्या होगा कि हम ना, जैसे आपने देखा होगा लाइफ फाई वाला कॉन्सेप्ट लैन में अलाउड होता था, कि मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में, वो भी बहुत छोटे पार्ट तक, उसकी वॉल्स वॉल्स क्रॉस नहीं होती थी। आप एक एक घर में लगा लो, तो उधर आप आके बैठ के आराम से, जहाँ पे भी बल्ब का रोशनी जाएगा, उधर उधर आप इंटरनेट चला सकते हो, वो वॉल को क्रॉस नहीं कर पाता था। ऐसा लैन का, वो सॉरी लाइफ आई का कॉन्सेप्ट था। ओके, लाइट जो उसका लाइफ आई का फुल फॉर्म होता है लाइट फिडेलिटी, ठीक है ना, फाइडेलिटी। तो ये क्या है ना, ये जो प्रोजेक्ट तारा है ना, ये भी लाइट से ही है, जहां तक इसका लाइट जाएगा ना वहां तक ये मस्त चलेगा। तो लाइट कैसे होगा, सनलाइट होगा, इसमें लाइट के हिसाब से रखेगा, कुछ सनलाइट के हिसाब से कुछ जुगाड़ बनाया इन्होंने। तो प्रोजेक्ट तारा है ना, फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है। अब ये फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है, मतलब वहाँ स्पेस की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी इसको जाके घुमा सकते हो। फ्री स्पेस एक्ट एज ए कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द ट्रांजिट एट द एरिया। ओके, ऐसे हम लोग बातचीत करते हैं ना आपस में, जैसे ये यहाँ हो यहाँ मैं हूँ, तो हम लोग दोनों बात करेंगे ना, तो वहाँ पे कोई बीच में कुछ नहीं होता है, फ्री स्पेस टॉकिंग होती है एयर के थ्रू, ठीक है ना। उधर पे वेव जा रही होती है और हम सुन रहे होते हैं, और आप सुन रहे होते हैं, फिर हम दोनों बोल रहे होते हैं। ओके, तो वैसे ही ये सब कुछ होने वाला है। ये यूज करेगा बीम लाइट को, और बीम लाइट यूज करेगा हाई स्पीड के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना क्या यूज करेगा, बीम लाइट। तो फिर वो तारा और तारा सिंह कोई बॉर्डर नहीं रोक पाएगा, और लाइट के थ्रू ये सब कुछ कर लेगा। वो सेम टू सेम उसी सेशन में है लाइफ आई वाले में, तो लाइफ आई मैंने आपको समझा दिया। तो ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट तारा, फिर तारा सिंह गदर का, कोई बॉर्डर उसे रोक नहीं सकता, मतलब लाइट लाइट बीम यूज करेंगे, तो इसका नाम क्या, लाइट बीम इंटरनेट टेक्नोलॉजी। ओके, और ये कहाँ आने वाला था, इंडिया और अफ्रीका और आजू बाजू के कुछ गरीब देशों के लिए। इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो हमारे कोई काम के नहीं है, लेकिन फिर आपके दिल को लगे कि नहीं मेरे को पढ़ने का है, तो फिर आप पढ़ लो। ये कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, मतलब काफ़ी स्पीड अच्छा होगा, ट्रांसमिट होगा, हाई स्पीड डाटा चलेगा, क्विकली चलेगा, और कॉस्ट भी अच्छी रहेगी क्योंकि ज़्यादा यूजर मिल जाएंगे इसको, ठीक है ना। चैलेंज क्या रहेंगे, अभी वो फॉग मान के चलो आ गया, ठीक है ना, तो फिर दिखाई नहीं देगा, या फिर कोई चिड़िया और कबूतर उसके बीच में आएंगे, सिग्नल्स खराब कर देंगे, या फिर उनकी डेथ भी हो सकती है, मे बी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी रहेगा।
तो ये है प्रोजेक्ट लून के थ्रू इन्होंने शुरू किया था, पहले सोचा था करेंगे लेकिन वो भी नहीं कर पाए। अभी ये कर लें तब उसके बाद देखेंगे, अभी ये भी कुछ नहीं हो पाया। हिरोशिमा एआई प्रोसेस, अभी G7 में इन्होंने कुछ ऐसा बताया था लेकिन कोई काम का नहीं है। आपका दिल करे तो पढ़ लेना, मेरे को ये कोई काम का नहीं लगा, हर चीज़ नहीं पढ़नी है। फ्रेमवर्क फॉर सबमरीन केबल लैंडिंग इन इंडिया, अभी इंडिया में क्या है ना, जो सबमरीन आती थी ना, सबमरीन केबल, सॉरी, जैसे मान के चलो जियो ने क्या किया, इंडिया है ये अपना, ऐसे मान के चलो ये इंडिया है, तो ये इससे क्या किया इन्होंने, दूसरे अरब देशों में भी जियो फाई खोलने के लिए क्या किया, इधर से सबमरीन वाली केबल डाली, मतलब नीचे समुद्र के नीचे केबल डाली। तो समुद्र में जो नीचे केबल जाती है ना, उसके लिए कुछ अभी इंडिया ने कुछ रूल्स मतलब बनाए हैं, उनका फ्रेमवर्क बनाया है, रूल्स तो अभी नहीं बने, तो ड्राफ्ट करने के लिए तो वही कुछ पूछा गया है। मेरे को लगता है कि जब वो ड्राफ्ट हुए, एक बार रूल बन जाए तब पढ़ लेंगे, लेकिन आया है तो पढ़ लेते हैं। अभी कोई भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी काम होता है ना, तो उसे कौन हैंडल करता है, ट्राई। ये शायद आपको पता ही चल गया होगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। तो ट्राई ने अभी रिलीज किए कुछ रिकमेंडेशन दी हैं कि लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर सबमरीन केबल लैंडिंग इन इंडिया। अभी कोई भी ऐसे करेगा, चाहे जियो हो या फिर एयरटेल हो या फिर कोई और हो, तो वो अपना ट्राई का सब बात मानेगा। ओके, तो ये सबमरीन केबल्स क्या होती हैं तो आप समझ गए ना, जो समुद्र के नीचे बिछी होती हैं, ठीक है ना। बाकी इन्होंने कुछ ऐसा ज्ञान गंगा दी है, तो मेरे को लगता है ऐसा भीष्म पितामह बनने का शौक नहीं है तो मैं ये सब पढूं, क्योंकि ये कोई काम की नहीं है। तो सिर्फ मेरे को इसका कंटेक्स्ट पता चल गया कि ट्राई ने ऐसा कुछ सजेशंस दिए हैं अभी, जो कि वो लिखे जाएंगे, फिर कभी रूल बनेगा तब हम पढ़ लेंगे। अभी देखो ये कुछ काम का है। अभी ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं, ये हाईलाइट क्यों है, तो इसके हाईलाइट देखते हैं। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस, अभी जो भी चीज़ें आप अंदर बना रहे हो समुद्र में, तो उनको ना थोड़ा सा सही हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्वाटिक एनिमल है ना, उन पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो उसकी क्लियरेंस के लिए ना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड कोस्टल रीजन जोन, अभी कोई जानवर बेचारा उससे मतलब हरस हो जाए या फिर उससे उसकी डेथ हो जाए, तो समुद्र में तो हम पता नहीं कर पाते, बेचारा पीआईएल भी नहीं डाल पाएगा कोर्ट में कि उसकी जान चली गई। अभी अंबानी जी की वो से क्या कहते हैं पाइपलाइन से, तो वो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसलिए क्या है ना, पहले क्लियरेंस लेके आओ, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ईएआई और कोस्टल रीजन जोन सीआरजेड से, उसके बाद में आप ये सब कुछ काम आगे शुरू कर सकते हो, ठीक है ना। यही सब बातें बताइए। तो आपको इसमें याद रखने लायक क्या था, ये याद रखो कुछ सबमरीन से रिलेटेड कुछ काम था, और वो शायद आगे होगा। और आगे क्या होगा वो अच्छी अच्छी बातें हैं कि वो समुद्र में लोग, सॉरी बच्चे लोग नहीं, वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल है और उनके बच्चे, वो बच्चा लोग को कुछ समस्या ना हो इसलिए। कोरनल मास इंजेक्शन CMS, अब ये कोरनल मास इंजेक्शन क्या है, ये ना कोरनल मास जो इंजेक्शन है ना, वो सोलर इरप्शन के टाइम पे कुछ टेम्परेचर को ना रेगुलेट करने के लिए कुछ किया गया है। तो देखो भाई मेरे को ना ये कोई काम का नहीं लगा, पता नहीं क्यों विजन वालों ने इसे लिखा हुआ है। भाई इन्होंने ना 6 साल से ना उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये वाली बात को दिखाने के लिए ये पूरा एक पेज भर दिया है। भाई क्या है, हमें क्या लेना देना उससे कि वो अभी सब कुछ कांस्टेंट चल रहा है, लेकिन कोई अच्छा सॉलिड बात होगा ना तभी तो यूपीएससी पूछेगा ना, कि हर टुच्ची बात को तुम यहाँ लिख दोगे, फिर ये सेम सेम बात को ना जब PT 365 बढ़ाएंगे तब इसे हटा देंगे, क्योंकि अभी उन्हें 120 पेज भरने हैं। तो भाई मेरे को लग रहा है कि आपका दिल कर रहा है तो पढ़ लो, मेरे को लगता है कि इससे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बॉल बाई बॉल कमेंट्री दी हुई है, क्या होता है क्या नहीं हुआ था उस सब के बारे में। और यदि आपके बाबू सोना मतलब जो भी करना है वो इसे पढ़ लेना, तो ठीक है ना। तो मेरे को कोई काम का नहीं लगा, तो आपको दिल करता है तो पढ़ लो, क्योंकि हर चीज इतना घुस घुस के नहीं पढ़ने का है। जेमनेड मीटर सावर, अभी जेमनेड मीटर सावर क्या है, जो मीटियोर होते हैं ना, मीटियोर जानते होंगे आप लोग, ऐसा आग लगता हुआ निकलता है, जिसको हम लोग टूटा तारा ऐसा कुछ कह देते हैं, और फिर उसको बिस मांग लेते हैं कि मेरी वो क्रश है उसके साथ शादी हो जाए, या फिर क्रश बोलती है कि मेरी उसके साथ शादी हो जाए। ऐसा कुछ चलता है भाई, मैं मतलब ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, सोसाइटी में रहता हूँ तो मैं देखता हूँ, तो ये सब कुछ चलता रहता है। फिर वो ऐसा जो पलक होता है ना अपने आइज का, फिर उसका कुछ टूट जाता है तो लोग हाथ पे रख के बिस मांग लेते हैं कि भाई मेरा ये हो जाए। तो मुझे लगता है यदि ये सब हो जाता तो लोग तो रोज एक पलक तोड़ के मांगते, मे बी। चलो सॉरी टू से दैट, काम पे आते हैं। तो ये जेमिनिड, जो जेमिनिड मीटियोर साबर है ना, उसके ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसमें है क्या ना, सॉरी आर्टिकल आया हुआ है, इसमें है क्या ना, ये जो इन्होंने पूरा छापा हुआ है,
वो हमारे काम का बिल्कुल नहीं है। देखो, पार्कर सोलर प्रूफ रिवील मिस्टीरियस ओरिजिन ऑफ द जेमिनेट मीटियोर शावर ऑन द अर्थ। एक जो पार्कर सोलर प्रूफ किए हैं कि जो मिस्टीरियस ओरिजिन था ना जेमिनेट मीटियोर शावर का, वो पता चल गया है। बस इतना हमारे काम का है कि ठीक है, पता चल गया तो अब क्या करें हम। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जेमिनेट मीटियोर शावर क्या है? भाई ये कौन नहीं जानता शावर है? अभी ये क्या था, इसकी पीएचडी करके मेरे को बताओ। कोई क्वेश्चन बनने जा, कुछ बन ही नहीं रहा है यहाँ पे ना। अभी वो ऐसे भी नहीं पूछ सकता कि जेमिड मीटियोर शावर कैसे बना, इसकी मिस्ट्री क्या है, ये बताओ। भाई मूवी बनाने बैठे हैं कि हम लोग इसकी मिस्ट्री बताने जाएंगे? तो कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा किसी टाइप से। आप खुद सोच के देखो, कुछ बन ही नहीं पा रहा है तो क्या पूछेगा वो। क्वासी मून क्या है? ये अभी एस्ट्रोनॉमर है, उन्होंने डिस्कवर किया एक एस्ट्रॉइड और उसका नाम रखा है क्वासी मून। ये ठीक है, तो आपको याद रखना हो तो ध्यान रखना। क्वासीमिन क्या है? एक एस्ट्रॉयड है। ओके, जो आपको ध्यान रखना है 2023 FW13 अलॉन्ग विथ अर्थ रिसेंटली, तो क्वासीमिन है या क्वासी सैटेलाइट भी उसे कहते हैं। ठीक है ना? इससे पहले एक मिला था, जैसे बोलते थे कामो ओलाइवा। ठीक है ना? कामो ओलाइवा डिस्कवर 2016। ऐसा डिस्कवर होते रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है क्वासी, फिर क्वासी मून मतलब सैटेलाइट। ईरान ने एक हाइपर सोनिक मिसाइल बनाई है, ठीक है ना, जिसका नाम है फटा। केवल इतना ही काम का है हमारे पूरे आर्टिकल में से कि ईरान की फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका नाम क्या है? फट्टा। डोमेस्टिकली बनाई उन्होंने, ठीक है ना, मतलब किसी और का मदद नहीं लिया है। तो उसका नाम जरूर याद रखना है, फट्टा। ठीक है ना? अभी इसका प्रोनाउंसिएशन उनके यहाँ कुछ और होता होगा क्योंकि उनका लैंग्वेज है। हम लोग ये हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, तो शायद कुछ और होगा। तो केवल हमारे काम का है, अभी कहीं वो पूछेगा कि टर्म इन न्यूज फट्टा, तो ये क्या था, फिर आपको उधर लगेगा अच्छा फट्टा मतलब कुछ कपड़ा तो नहीं था या फिर कुछ और तो नहीं था। तो ध्यान रखना है फट्टा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ठीक है, वैसे डिफेंस के क्वेश्चन काफ़ी पीटी में निकलते हैं। तो फट्टा, फट्टा क्या है? ईरान की आपकी क्या कहते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या होती हैं? तो ये आपको अभी एडवांटेज ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल, भाई ये एडवांटेज हमें जानने की क्या जरूरत है? मेंस में थोड़ी नहीं कभी पूछेगा फट्टे के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि एक बार AS400 पूछा था, उसके बारे में मान के चलो तुम 150 वर्ड्स लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी ये तुम याद भी कर लोगे ना तो वहाँ पे रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाओगे। तो मुझे लगता है ना इतना हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए जो कि हम वहाँ पे कुछ रिप्रोड्यूस न कर पाए, जो हम बोलते हैं ना रोटी, रिटर्न ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट। तो वो ध्यान रखना है आपको। तो फट्टा ईरान। अभी ये इनको जो मैक नंबर होता है ना, इसको मैं थोड़ा समझाने के लिए सोच रहा था। सबसोनिक क्या होता है? जिसका जो मैक है ना 1 मैक से कम हो। ट्रांससोनिक क्या होता है? जो 1 मैक के बराबर हो। सुपरसोनिक क्या होता है? जो 1 मैक से ज़्यादा हो। और हाइपरसोनिक क्या होता है? जो आपका 5 मैक से ज़्यादा हो। ठीक है ना? तो हाइपरसोनिक बनाया इन्होंने, जिसकी स्पीड क्या होगी? 5 मैक से ज़्यादा होगी। ओके। टाइटेनियम जो सबमरीन जो आपने देखा होगा ना, अभी थोड़े दिन पहले शायद लास्ट मंथ थी, बहुत न्यूज में था कि वो टाइटेनियम, जो टाइटैनिक, सॉरी हम कह रहा टाइटेनियम, सॉरी टू से दैट, टाइटैनिक। अभी हुआ क्या था ना, टाइटैनिक जिधर कहीं डूबा है उधर ही लोग ना जाके एक मतलब टूरिस्ट प्लेस बना रखे थे। मतलब अमीर अमीर लोग जाते थे और टाइटैनिक के जहाँ पे भी वो उसका कबाड़ा डला हुआ है उसको देखते थे। और देखने के बाद वो अद्भुत एकदम अद्भुत उन्हें मतलब खुशी प्राप्त होती थी। इसलिए वो सब लोग देखने जा रहे थे और थोड़े अमीर अमीर लोग जा रहे थे उधर। तो मेरे को समझ में नहीं आया। पहली बात तो ये, मैं आर्टिकल शुरू करूं उससे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि भाई क्या मजा आ रहा था उसे, उस कबाड़े को देख के? सिर्फ ये, मैं बताता हूँ मजा क्या था। कोई भी मजा नहीं था, केवल सोसाइटी में ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत आगे हूँ क्योंकि मैं वो कबाड़ा देख आया हूँ। एक प्रेस्टेज सेट कर दी थी वहां पर लोगों को, मतलब एकदम अलग टाइप का प्रेस्टेज कि हाँ मैंने सिर्फ इसे देखा है तो मैं बहुत महान हो गया। भाई कोई महानता वाली चीज नहीं थी, वो एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट का कबाड़ा देखने का हमें कोई शौक ही नहीं है। चलो ठीक है, काम पे आते हैं, जो भी है वो। तो मान के चलो, जो टाइटैनिक जो अपने समरसेबल थे ना उसके ऊपर गया था कि उधर में 4-5 लोग कोई बैठे हुए थे, ऐसा कुछ न्यूज था। और वो कैप्सूल था ना, वो अपने आप ही सप्रेस हो गया। मतलब वहां पे प्रेशर, अभी तुमने पढ़ा होगा ना फिजिक्स, डेप्थ इंक्रीज होता है तो प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तो ऐसे कह सकते हैं डेप्थ प्रोपोर्शनली प्रेशर। तो अभी जितना जितना डेप्थ बढ़ेगा, मान के चलो गहराई बढ़ेगी, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। अब जब प्रेशर भी बढ़ा तो गहराई बढ़ी। तो ये बहुत ज़्यादा नीचे था ना, बहुत कबाड़ा है तो नीचे पहुंच गया होगा ना। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इतना डेप्थ है
कि प्रेशर बहुत ज़्यादा था, और वो प्रेशर इतना ज़्यादा था, वो होता क्या है ना, जो आपकी ऐसी सबमरीन रही होगी, जो भी कुछ थी, कैप्सूल था, वहाँ पे आपका जो प्रेशर है वो मेंटेन करके रखा होगा अकॉर्डिंग टू योर लंग्स, ठीक है ना, लंग्स की जो कैपेसिटी है। अभी इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया कुछ शायद, इसमें क्या है ना, वो ऐसी होती है, मैंने ये बना दिया, ऐसी होती है शायद, तो हर जगह प्रेशर तो मेंटेन हो रहा होता है, लेकिन उसकी जो बॉडी होती है ना, और वो बॉडी पे प्रेशर जो बाहर से लग रहा है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम रहा होगा। और मेरे को लगता है कि बॉडी का प्रेशर, जब बाहर वाली बॉडी का प्रेशर है ना, तो अचानक क्या होगा, अंदर से एकदम फट गया। अभी तुम खुद सोचो, एक और चीज तुमने देखा होगा ना मोस्टली टाइम पे, जैसे खाली बोतल होती है ना, उसके अंदर प्रेशर कम होता है, बाहर ज्यादा होता है, तो अपने आप ही वो पिचक जाएगी, तो फिर ऐसे ही करके फट गई वो। तो उसी के ऊपर इन्होंने पूरा एक आर्टिकल छापा हुआ है, तो देख लेते हैं क्या भाई क्या कहना चाहते हैं। हाँ, ये बता रहे हैं कि यूएस नेवी है ना, उन्होंने ढूंढना वूढना कुछ पता किया है और क्या है, तो हम लोग वो इधर इतना कुछ काम का मेरे को लगा नहीं। डीप सी वाटर प्रेशर अपियर टू हैव द क्रस्ट सबमरीन, तो हमें जो काम का लगा वो था बेसिक फिजिक्स के बारे में जानना, क्योंकि वो सबमरीन में कितने लोग मरे, सबमरीन कहाँ डूबी, ये वाली बात सही आ सकती है। सही तुम्हें प्लेस इन न्यूज करके कुछ पूछ ले कि हाँ वो फॉकलैंड से कितना दूर है, अटलांटिक ओशियन में है, कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछ भी ले, लेकिन वो कितने लोग मरे, सबमरीन किसकी थी, ये सबमरीन कहाँ से आई, सबमरीन कब गई, वो अपने इंडिया के न्यूज चैनल वालों के लिए छोड़ देते हैं, वो नहीं पूछेंगे तुम्हें। सिर्फ इतना पूछेंगे बेसिक फिजिक्स क्या था, तो वो हमने जान लिया कि जब डेप्थ बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है, और हमेशा क्या होता है ना, कि जहाँ ज़्यादा प्रेशर होता है, हाई प्रेशर, हमेशा मूव करता है लो प्रेशर की तरफ। तभी तो एयर्स चलती हैं, तभी तो साइक्लोन बनते हैं, तभी तो फ्रंट बनते हैं, सब कुछ किसी वजह से बनता है, हाई प्रेशर से कहाँ चलता है, लो प्रेशर की साइड। तो ओशियन में हमने देखा कैप्सूल के बाहर हाई प्रेशर था और उसके अंदर लो था, तो वैसे एक तो प्रेशर बन ही रहा था, एक और प्रेशर का फोर्स लग गया कि भाई नीचे लो है, ऊपर हाई है, इस चक्कर में वो कैप्सूल दब गया। तो इन्होंने वही बताया, डीप सी वाटर प्रेशर अपियर टू हैव क्रस्ट सबमराइज, जो समरसेबल था एट सी लेवल इनसाइड योर लंग्स, वो इन्होंने बता रखी है, उन्होंने पर्टिकुलर एक एक पॉइंट दे रखा है, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। ये देख सकते हो तुम, एवरी 33 फीट पे ना 10 मीटर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, एवरी 30 मतलब 10 मीटर पे प्रेशर इंक्रीज बाई 1 एटमॉस्फेयर, मतलब आप 10 मीटर नीचे जाओगे ना, तो आपका एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ये उन्होंने बता के रखा। जो ये अपना जो कैप्सूल था वो बना किसका था, तो कार्बन फाइबर का बना हुआ था, तो ये आपको थोड़ा बहुत पता हो, कार्बन फाइबर का बना हुआ था, डीप सी वेसल्स बोलते हैं इसे, ट्यूब शेप का था ना, तो इसे कैप्सूल बोलते हैं, बस यही था। तो अभी आप मेरे को पूछोगे कि इसमें से याद क्या करना है, तो मैं रिवाइज नहीं करवाया, कुछ रिकॉल नहीं करवाया, भाई कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है ना, मौज लो, कोई भी काम का नहीं है, लेकिन उसका जो बेसिक था वो हमने समझ लिया कि वो डेप्थ के साथ क्या है, थोड़ा बहुत ही समझ लिया। बाकी हम लोग इसका मैपिंग देखते हैं, क्योंकि वो काम का है। ये देखो, पहला मेरे को क्वेश्चन बताओ कमेंट में, ये कौन सा समुद्र है, कौन सा है, अटलांटिक है या और कोई और है? तो अटलांटिक है, ठीक है। इधर दिख रहा होगा आपको न्यू फाउंडलैंड है, ये कनाडा है, ये सेंट जॉन्स है, यहाँ पे कहीं था। अभी आप जिन लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी होगी ना, तो उन लोगों को पता होगा कि वो इधर ले जा रहे थे, इधर टाइटन जा रहा था और मस्त बोल रहे थे, जहाज की रफ्तार बढ़ा दो, जहाज की रफ्तार बढ़ा दो, और अचानक उन्हें एक स्नो दिखाता है, बर्फ का मतलब पहाड़ दिखता है, फिर वो बार बार डायलॉग बोलते हैं हिंदी में, मोड़ो मोड़ो जहाज को मोड़ो, तो भाई वो मोड़ता नहीं है और टकरा जाता है, फिर ही डूब जाता है, ठीक है ना, मस्त उसमें लव स्टोरी खत्म हो जाती है, डिकैप्रियो मर जाता है। तो जो भी है, वो कहानी से हमें कोई लेना देना नहीं है, अपने ज़माने की बहुत फेमस मूवी थी, तो हमें टाइटैनिक से लेना देना है। तो वो लोग इधर से आए थे ना, और इधर यूएस जा रहे थे, तो यहाँ बीच में ही कहीं डूब गए थे, बहुत फेमस कुछ मतलब उस टाइम का शिप था वो। अब उसके बारे में हमें कुछ जानना नहीं, लेकिन ये जानना था कि ये किस तरह था, तो आप इधर जान लो, ये अटलांटिक ओशियन में है, आजू बाजू के कुछ यूएसए है, न्यूफॉकलैंड है, जो भी है, एक बार देखते हैं। सेंट लाइज लेबोरेटरी नेटवर्क, सीएलएन, अभी ये सीएलएन ने ना कुछ ज्वाइन किया। अभी यूपीएससी में ये क्वेश्चन कभी नहीं आते भाई मेरे, आप कभी जाके ना पीवाईक्यू देख लेना कि अभी कोई लेबोरेटरी है, वो भी इतना मतलब टुच्ची सी बात है, कुछ इन्वायरमेंट में अच्छा है, इन्वायरमेंट में कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम जुड़ते या कुछ करते तो अच्छा भी लगता है। अभी कोई टुच्ची सी सेंट्रलाइज लेबोरेटरी फॉर नेटवर्क है, उसने कहीं पे भी किसी चीज़ को ज्वाइन किया है,
ठीक है ना। तो अभी मान के चलो कोई टेलीग्राम को ज्वाइन करता है, वही लिखा मैंने, कोई टेलीग्राम बनाता है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, तो यूपीएससी क्या पूछेगा? तो आंसर है नहीं। और वो इनको 120 पेज भरने हैं तो पूछेंगे। स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, इसे बोलते हैं साइट। ये काम का है, देखते हैं क्या है। इन्होंने गाइडलाइन अभी मतलब इम्प्लीमेंट किए हैं साइट के लिए। अभी साइट का फुल फॉर्म जान लो, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। अभी ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन जो चल रहा है ना, उसके लिए जो स्ट्रेटजी बनाई गई है, स्ट्रेटेजिक है, उसी को हम लोग साइट कहते हैं। अभी साइट क्या है, इधर देखो। साइट जो है ना, वो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है उसका एक सब पार्ट है। तो सबसे छोटा साइट, ठीक है ना, ये सब पार्ट इसका है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है ना, मिशन का। अब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, वो सब पार्ट है डिकार्बनाइजेशन स्ट्रेटजी, जो अपनी अभी 2070 तक का बोला है ना मोदी जी ने COP26 में, तो उसका ये पार्ट है। तो ध्यान रखना, साइट में क्या होगा कि हाइड्रोजन को थोड़ा करके ना ये नेशनल मिशन की पूर्ति की जाएगी। नेशनल मिशन क्या करेगा, डिकार्बनाइजेशन को कम करेगा, जिससे कि हम 2070 तक जीरो कर लें, न्यूट्रल जीरो हो जाए। ओके, तो अभी साइट को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो ये साइट क्या है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का सब पार्ट है, उन्होंने यही दिया हुआ है। अभी साइट का एम क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइजर, जो इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसको करेगा, जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है जिससे। अभी इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस को हम ऐसा बोल सकते हैं, मान के चलो इसमें इलेक्ट्रिसिटी लगा दो, कोई भी है, मान के चलो कोई आपने ये लिया, इसमें क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी लगा दिया। इलेक्ट्रिसिटी के लगाने के बाद ऐसे मान के चलो ये इलेक्ट्रिसिटी लग गई, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सबको स्प्लिट कर देता है। आपने कोई भी चीज, कोई भी गैस रख दो आप उसके अंदर, और इलेक्ट्रिसिटी लगाते ही क्या होगा, इन सबको अलग अलग कर देगा, स्प्लिट कर देगा। उसी चीज को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस इज ए प्रोसेस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। समझ गया ना। तो क्या है, ये मैंने शायद गलत लिख दिया, H2O है ना, उसको आपको इलेक्ट्रिसिटी लगाते ही ना हाइड्रोजन अलग कर देगा और ऑक्सीजन अलग कर देगा, ठीक है ना। ये थोड़ा गलत है, तो ये अपने आप हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, आप समझ गए ना, पानी को इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रोलाइसिस का ही मतलब क्या है, इलेक्ट्रो मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस का मतलब है तोड़ना। तो इलेक्ट्रिसिटी से पानी को, और क्या कहते हैं, पानी को तोड़ देते हैं किसमें, ऑक्सीजन और उसमें, तो उसी से क्या बनता है आपका, हाइड्रोजन बनता है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, साइट। साइट किसका पार्ट है, नेशनल ग्रीन मिशन का। और इसमें मेन एम क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस मैन्युफैक्चरिंग बेस। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइजर लगेगा, मतलब पानी से H2 बनाई जाएगी, और उसी के थ्रू ये सब कुछ होगा। तो यही सब बातें इन्होंने दी हुई हैं, और कैसे बनेगी वो इधर लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये H2O, और इधर नीचे पूरा इन्होंने बना के दिखाया है, लेकिन वो हमें लगता है कोई काम का ऐसा है नहीं खास, क्योंकि मैं खुद ही रिएक्शन जानता हूँ, H2O को डिवाइड करोगे तो H2 एक तरफ चला जाएगा और ऑक्सीजन एक तरफ है। तो ये क्या है, किसके अंडर आता है, तो मैंने बोला था नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर है ये। तो ये कब लॉन्च हुआ था, 2022 में हुआ था। और ये किसका पार्ट है, डिकार्बनाइजेशन स्ट्रेटजी, वो मैं ऊपर बता चुका हूँ। इसमें क्या क्या है, तो आप एक बात देख सकते हो, 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन हमें 2030 तक प्रोडक्शन करना है, ठीक है ना। मेक इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सप्लायर ग्रीन हाइड्रोजन, वही अच्छी अच्छी बातें, हम लीडिंग प्रोड्यूसर बन जाए पूरी दुनिया में, ठीक है ना। और अपॉर्चुनिटी देनी है हमें, लोगों के पास नौकरी हो, फिर उनके ब्याह हो जाए, ठीक है ना, तो डेवलपमेंट होगा। सपोर्टिंग आर एन डी को सपोर्ट करना है, ठीक है। ये स्टेप सब टेकन किए। अभी ये लाइन इन्वेंट्री, अभी जो लाई आयन इन्वेंट्री है ना, ये न्यूज में क्यों आ गई, क्योंकि जिन्होंने ऐसे बनाया था ना, उनका डेथ हो गया है, इसलिए ये दोबारा से न्यूज में है। तो उनका डेथ हो गया है, तो लाइन बैटरी को थोड़ा बहुत हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाएगा कि लाइन बैटरी होते क्या है। रिसेंटली जो अपना नॉवल मिला हुआ था इनको, जॉन बैनिस्टर, गॉर्डन वो पास अभी हो गए। जो गॉर्डन नो थे ना, उनका डेथ हुआ है, क्योंकि ये तो 3 लोगों को मिला था नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में, ठीक है ना, जॉइंटली। गॉर्डन गो, एम स्टैनली एंड अकीरा योशिनो, ठीक है ना, लाइन बैटरी के लिए। अभी मेरे को ना तुम एक कमेंट में आंसर बताओ कि नोबेल प्राइज ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को मिल सकता है, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा नोबेल प्राइज कितने लोगों को मिल सकता है, अभी आपको कमेंट करके मेरे को बताने का है, ठीक है ना। तो लाइन बैटरी के बारे में, तो लाइन बैटरी में क्या है कि मैंने बताया कि अभी जो आपके गोल्डन नोर थे ना,
वो इन्हें बनाए थे 3 लोग मिलके, लेकिन उनका डेथ हो गया तो फिर ये सब सिस्टम खराब हो गया। अभी देखते हैं लाइन बैटरी इज फैमिली ऑफ रिचार्जेबल बैटरी। अभी ये लाइन बैटरी है ना, ये भी वही बैटरी है जो अपने बाइक में और इन सब में होती हैं। जैसे रिचार्ज का लो ना, ऐसे मान लो ये बैटरी है, ये एक बार खत्म हो गई फिर इसको रिचार्ज पे लगा दो, खत्म हो गई। जैसे अपने फ़ोन में भी होती है वही बैटरी, बाइक में भी होती है, स्कूटी में भी होती है। पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो लोग के घर पे होती थी वही बैटरी, जिससे वो टीवी चलाते थे, ठीक है ना। तो उसी टाइप की बैटरी है, बस इसमें क्या है कि इसमें लिथियम यूज करेंगे, ठीक है ना, और उसमें कोई दूसरा चीज यूज किया जाता था। ओके, अब ये लिथियम आयन है ना, वो किधर से किधर मूव करते हैं तो ध्यान रखना, जो लिथियम आयन होते हैं ना, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड मूव करते हैं। लिथियम आयन जो नेगेटिव आपका रहेगा ना, जो भी इलेक्ट्रोड रहेगा उससे मूव करेंगे आपके किसकी साइड, पॉजिटिव की साइड। जब, कब, जब ये डिस्चार्ज होगी तब। अब ये चार्ज होगी तब, तो फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड, चार्ज होगी तब इधर, और जब डिस्चार्ज होगी तब। तो एक बार हम लोग फिर समझ लेते हैं कि जब ये डिस्चार्ज हो रही हो, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, डिस्चार्ज के टाइम पे नेगेटिव से, डिस्चार्ज के टाइम पे जो नेगेटिव है उधर से पॉजिटिव, और चार्ज के टाइम पे पॉजिटिव से नेगेटिव साइड ये चलेगा। बस थोड़ा सा जान लेना है, ऐसे उसकी पीएचडी नहीं करने का। तो ये भी डिस्चार्ज होगी चार्ज होगी उसके हिसाब से। अभी इन्होंने इधर बताया कि कौन सा मटेरियल इसमें यूज होता है, कितने का कितना परसेंट लगता है, तो फिर मैं ऐसे काट दिया हूँ। विच मटेरियल यूज, हमें बनानी नहीं है तो ये सब कुछ घुस के जाना चाहिए, हमें काम काम की बात निकालनी होती है, वही हमें सीखना है। ये पूरा मेरा जो मतलब चलाने का साधन है ना, इसका मैं सिर्फ ये कि हमें ये सीखना है क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो ये कौन सी चीज़ किधर कोबाल्ट लगेगा क्या लगेगा, इतना हमें नहीं जानना चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं पूछा जाएगा, ना कभी पूछा गया कि बैटरी में क्या क्या लगा होता है। ये तो भाई एकदम मतलब कोई जो इंजीनियर रहेगा ना इलेक्ट्रिक वाला, तो वो से ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। और हमेशा यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बनाती है जिसमें कोई पर्टिकुलर एक ब्रांच वाला आदमी ज़्यादा फायदा ना ले ले, ठीक है ना। ये भी तो ह्यूमनिटी के सब्जेक्ट आते हैं, साइंस एंड टेक कहते हैं। तो अभी इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है ये हमें जानना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो लिथियम आयन बैटरी है, इसमें लिथियम यूज करते हैं, लिथियम आयंस का यूज करते हैं, जो कैसे चलते हैं हमने जान लिया, चार्ज से डिस्चार्ज के लिए। अब इसके एडवांटेज क्या है, ये लाइट वेट हैं, बहुत हल्की होती हैं, ठीक है ना। इनमें हाई एनर्जी डेंसिटी होती है, इसमें 5000 साइकिल्स चल सकती हैं, ठीक है ना, कंपेयर टू 400-500 साइकिल होती हैं जो लेड एसिड बैटरी जो होती हैं। हाँ, जो अपनी बैटरी होती है उन्हें लेड एसिड बैटरी बोलते हैं, और ये है लिथियम आयन बैटरी। ओके, तो इसमें क्या है कि ये उसके कंपेयर बहुत अच्छी चलेगी, मान लो 10 गुना अच्छी चल रही है, बहुत हल्की भी है। वो बहुत भारी रहती है ना, जब अपने यहाँ इन्वर्टर लगा होता है वो बैटरी बहुत भारी होती है, कभी कभी तो अकेले एक आदमी उठा नहीं सकता, थोड़ा सा हल्का है तो, ठीक है ना। लो मेंटेनेंस है, लो सेल्फ डिस्चार्ज रेट है, और बहुत ही कम मेमोरी इफेक्ट है। अब मेमोरी इफेक्ट क्या होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये बैटरी है, ये फुल चार्ज है, यहाँ पे एक बार फुल चार्ज हो गई और एक बार डिस्चार्ज होगी बिल्कुल। तो ये एक, जैसे हमने एप्पल में देखा होगा ना, एप्पल की जो चीज़ें रहती है ना, उसमें बैटरी काउंट रहता है। जो लोग एप्पल यूज कर रहे होंगे, एप्पल का कोई भी साधन, बैटरी काउंट रहता है, वैसे ही मान के चलो। जितने बार ये हाई पे गई, जितने बार लो पे गई, फिर क्या होता है, ये लो वाला चीज को रिमेंबर करने लग जाती है, और रिमेंबर कर करके क्या है, धीरे धीरे बैटरी खराब हो जाती है। जो हमारी जो लेड एसिड बैटरीज होती हैं, तो उनका क्या है ना, मेमोरी इफेक्ट होता है ना, वो काफी अच्छा होता है। इसका नो मेमोरी इफेक्ट है, ये चलती रहेगी, साल और साल चलेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए इसकी सेल्फ डिस्चार्ज भी बहुत कम होती है, ठीक है ना, बहुत लो है। यदि इसे चार्ज करके रख दोगे ना तो बहुत दिन तक चल जाएगी। जैसे अपने क्या होता है, बाइक चलाओ मत आप 6 महीने, तो वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर आप केक मारो या फिर धक्का मरवाओ। ओके, देखा होगा मोस्टली टाइम पे तुमने, ये कार भी होती है काफ़ी दिन से खड़ी हैं तो फिर उनको धक्का मारना पड़ता है। अभी डिसएडवांटेज क्या है, बहुत महंगी रहेगी, बहुत ओवर हीट होगी ये, और कभी कभी इसमें आग भी लग सकता है, ठीक है ना। तो सेफ्टी चाहिए होगी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो यही कुछ इसके फ़ायदे नुकसान है। तो हमने देखा लिथियम आयन बैटरी, वो क्यों, क्योंकि वो गौतम वो जो थे ना, वो सर का डेथ हो गया है, और वो 3 लोग मिलके बताए थे। तो उसके बाद इसके पॉजिटिव हमने देखे और नेगेटिव देखे। अब नेक्स्ट आते हैं, उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र। उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र क्या है, इसे बोलते हैं यूटी प्रेरक। अब ये क्या है यूटी प्रेरक, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर स्टैब्लिश यूपी, सॉरी यूटी प्रेरक,
ए सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑफ एक्सीलेशन एडोप्टेशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ओके, अभी क्या है ना, ये कौन क्या बनाया, जैसे मान के चलो जैसे उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र, अभी यूटी प्रेरक है, ऐसा फुल फॉर्म ना सीएपीएफ एसी सीडीएस वाले जो एग्जाम रहते हैं ना उनमें खूब पूछते हैं। कि अभी पेंसिल का पूछा था थोड़े दिन पहले कि वो पेंसिल का फुल फॉर्म क्या है, कोई स्कीम चलती है उसका नाम पेंसिल है, तो वो फुल फॉर्म बताओ तुम, ऐसे करके उधर बहुत सारे फुल फॉर्म पूछते हैं। तो यूटी प्रेरक करके आपको जो सीएपीएफ एसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीडीएस की कर रहे हैं, वो तो इसको बराबर याद रखो कि ये क्या क्या है। लेकिन जो लोग सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं मोस्टली, उन लोगों के लिए कुछ इतना खास काम का नहीं है ये। तो फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा अच्छा है। तो यूटी प्रेरक है ना, वो आपकी एक्सलेस करेगा अडोप्टेशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। अभी जो अपने एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी जो है ना, उनको कम, बहुत कम है, मान के लो 5-10% ही है। अब उनको एक्सलेट करेगा और वो 100% तक ले जाएगा। ठीक है ना, ये सेटअप किया गया है और इसी के बारे में बस इतनी ही बात है। लाइन में एंट्री हो गई। चिराल बॉस लिक्विड, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग खत्म करेंगे और ये लास्ट न्यूज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, लास्ट में दी हुई है इन्होंने। हमारे पास जो अब तक ना मैटर ऑफ स्टेट हैं वो कितनी है, तो 4 हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फोर्थ थी ना बॉस आइंस्टीन। ठीक है ना, कंडेंसेट जो होता है बीईसी बोलते हैं, जैसे जिसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया है, शायद आप लोगों को याद होगा। उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था। अब 150 वर्ड्स लिखने थे, उसमें क्या ही 50 वर्ड हमें को पता थे मुश्किल से। ठीक है ना, उसके बाद में कुछ पता नहीं था, तो फिर वो जुगाड़ करके लिखा है कैसे। लेकिन फिर भी अभी तो इसके बारे में बहुत सारा नॉलेज, जिन लोगों ने साइंस पढ़ा था, ये तो 9th क्लास की साइंस में एक छोटा सा ऐसा कॉलम दिया हुआ था, उसमें 150-200 वर्ड लिखे थे। ये जिसने पढ़ा था तो वो तो उधर से लिख देगा, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा था तो उसके लिए तो बहुत कठिन हो गया, एकदम फैक्चुअल हो गया। तो हमारे पास ना मैटर ऑफ स्टेट 4 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और आपकी बीईसी। अभी पांचवा आ गया है, चिराल बॉस लिक्विड। अभी पांचवा है तो ये ध्यान रखना है आपको, ये पूछ लेगा समटाइम इन न्यूज टर्म, समटाइम इन न्यूज, फिर दे देगा चिराल बॉस लिक्विड, तो आपको बराबर याद रहना चाहिए ये क्या है, ये मैटर ऑफ स्टेट है। ठीक है ना, अब ये इसमें होता क्या है कि ध्यान रखना है, ये रिसर्च क्रिएटेड फ्रस्ट्रेशन मशीन एक बनाई गई है इसके लिए। फ्रस्ट्रेशन मशीन बनाई गई है जिसमें क्या होता है, बाइलेयर सेमीकंडक्टिंग लगाए जाते हैं और उसी के थ्रू क्या होगा, उस मशीन के थ्रू इस स्टेज में पहुंचा जाता है जो मैटर ऑफ स्टेट है। ठीक है ना, इसका नाम है चिराल बॉस लिक्विड। तो इसमें मशीन कौन सा यूज होता है ये ध्यान रखना है आपको, फ्रस्ट्रेशन मशीन। तो ऐसे ध्यान रखो, एक तो हम लोग 4 पहले से थी ना, उनको पढ़ पढ़ के फ्रस्ट्रेटेड थे, अभी एक और 5 बना दी, तो क्या बना दी, फ्रस्ट्रेशन मशीन बना के रखा है मैटर ऑफ स्टेट को। तो फिर चिराल बोस, ये अलग सी चिराल बोस लिक्विड करके दे दिए। तो ध्यान रखना फ्रस्ट्रेशन से आपकी फ्रस्ट्रेशन मशीन। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, बस वही सब बातें बताई गई हैं। ठीक है ना, इन क्वांटम स्टेट मैटर बिहेव इन द वे ऑफ द डिफरेंट ऑफ द सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट, वो हमने बता दिया जो स्टेट थी ना। ठीक है ना, तो अभी ये क्या है, इसका कोई फायदा है, पथवे फॉर फाइंडिंग द मोर सिक्योर एंड रिलायबल वे टू इंक्लूड डिजिटल इन्फॉर्मेशन। डिजिटल इन्फॉर्मेशन के लिए ना ये काफ़ी अच्छा सा एक रास्ता खोल सकती है, इसका एक सिग्निफिकेंस है, ये मैंने लिखा हुआ है। ओके, तो बाकी कुछ खास नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो, चिराल बॉस लिक्विड है ना, वो एक 5वां स्टेट ढूंढा है लोगों ने, वो कहाँ, यूएसए और चाइना के लोग हैं, और उसकी एक मशीन है। ठीक है ना, तो इतना ही है। ठीक है ना, तो लेता हूँ मैं इजाज़त। यदि आपको ये सब कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है ना, और लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर करें और उसमें बताएं कि हाँ भाई थोड़ा सा कैसे क्या करना है। ओके, ठीक है, खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।